ये बढ़ते आगे मुलाकात करते हैं हमारे सभी मेहमानों से। पिक ऑफ द डे। पालवे साहब, गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टॉक जो बाय करना है आज वो है डॉक्टर रेड्डी। फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में भी था और सारे फार्मा स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लग रहा है पिछले कुछ हफ्तों का अगर मोमेंटम देखें तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं सभी फार्मा स्टॉक्स में। हमें लगता है फार्मा सेक्टर आगे आने वाले दिनों में अच्छा करते हुए दिखेगा, तो डॉक्टर रेड्डी को बाय करना है। 4833 के आसपास कैश सेगमेंट में कल का क्लोज था। हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 4900 4920 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4795 का। तो डॉक्टर रेड्डी बाय करने की सलाह रहेगी। डॉक्टर रेड्डी में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। सेठ साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो देखिए, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, कल तो जबरदस्त उछाल देखा गया है। मुझे लगता है वापस से टेस्टिंग वाली जो थीम वो चलेगी। जो लैब है, जो पैथोलॉजी लैब्स है जो कि कोविड की टेस्टिंग करते हैं, तो मैंने वहां से आज डॉक्टर लाल पैथलैब को पिक किया है। ये कल 3663 कैश मार्केट के प्राइस बोल रहा हूं, यहाँ पे बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज तेजी रहनी चाहिए, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा आज का टारगेट है इसमें 3750 का, स्टॉप लॉस रखना है 3625 रुपए। डॉक्टर रेड्डी पसंद है पालिया जी को और डॉक्टर लाल पसंद है। पसंद दोनों को डॉक्टर है, सरनेम अलग अलग है, बस ये ध्यान में रखें। डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर लाल खरीदारी करने की राय। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे तो वही पसंद है जो जिसपे कल भी हमने जिक्र किया था, स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। काफी पसंद है। काफी समय बाद स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का जो रुझान है उसको रिज्यूम करा है। 223 223 का स्टॉप लॉस है। 246 के टारगेट के लिए रेन इंडस्ट्रीज है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो रेन इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। पालवे जी ने हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की, सेठी साहब ने हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की। मेरा भी हेल्थ सेक्टर ही है, अपोलो हॉस्पिटल, जो कि मैंने जाते जाते खरीदी करने की सलाह दी थी। अपोलो हॉस्पिटल में बाय करने की सलाह है। 5100 5150 के आज के लिए टारगेट्स रहेंगे। 4940 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह होगी। यही सेक्टर है हेल्थ सेक्टर जहां पे हमें एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और इधर से एक अच्छा डिलीवरी बेस्ड बाइंग हर एक स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि यही सेक्टर होगा जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए और ये एक मेरा पसंदीदा काउंटर है अपोलो हॉस्पिटल। ओके, तो ये है सारे स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी नजर आइए। कुणाल जी भी हैं हमारे साथ। कुणाल जी बताएं सर आपकी पसंद का और आज का शेयर। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी, मेरा भी पसंद डायग्नोस्टिक लैब कंपनी मेट्रोपोलिस है, जिसकी चर्चा अभी अभी सेठी साहब कर रहे थे। ब्रेकआउट आता हुआ दिखा इसमें 3400 के ऊपर पिछले सत्र में, और उसके अलावा यहां पर एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो 3415 के स्टॉप लॉस से बाय करना है मेट्रोपोलिस, जिसमें पहला टारगेट होगा 3570 रुपए का और इवेंचुअल टारगेट होगा 3625 रुपए का। मेट्रोपोलिस है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस, जिस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्शन में ये सारे हेल्थ केयर और हेल्थ से जुड़े काउंटर्स आते हुए दिख सकते हैं। एक तरफ टेस्टिंग बढ़ने वाली है, कोरोना का डर है, फार्मा स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। दूसरी तरफ रीओपनिंग स्टॉक्स पर आपको दबाव आते हुए दिख सकता है। सेठी साहब, डेल्टा कॉप गोवा ने क्षमता 50% कर दी है, कसिनोज में ही नहीं, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, बेसिकली लगभग जो भी सारी पब्लिक एंटरटेनमेंट जगहें हैं। जरा राय दें, पहले डेल्टा कॉप से शुरू करते हैं सर। कल भी थोड़ा डिप दिखा था और गिरावट आए तो क्या करना है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये जो भी स्टॉक्स है जो ओपनिंग अप थीम के प्लेस थे, जो कि बहुत ही पसंदीदा स्टॉक्स रहे हैं और अच्छा किया भी है, जिसमें डेल्टा कॉप, इंडियन होटल्स, इस तरह के स्टॉक्स थे। बट आज ये जो खबरें आई है, जैसे गोवा में भी अब 50% कैपेसिटी पे ये न्यू ईयर पार्टीज वगैरह होगी, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट बिल्कुल स्टॉक में देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है ये जो गिरावट आएगी वो एक बिल्कुल खरीदारी करने का मौका होगा, बिकॉज ये स्टॉक्स जैसे ये देर सवेर, मतलब मुझे लगता है जल्दी ही विल बी आउट ऑफ ऑल दिस। तो मुझे लगता है देर सवेर जब ये होगा तो फिर ये स्टॉक चलेंगे, तो यहाँ पे गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए
डेल्टा कॉप पर आए गिरावट में करें खरीदारी। आइए सुमित जी हमारे साथ है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे डिवीज लैब को सिलेक्ट करना चाहिए। डिवीज लैब के अंदर कल मोमेंटम बना था, 4-5 दिनों के हायर लेवल्स ब्रेक, लास्ट 4-5 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं और हायर लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। तो डिवीज लैब के अंदर 4600 के आसपास खरीदारी करें, 4525 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और यहां से ऊपर में डिवीज लैब में 4700 से 4750 तक का मूव ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे डिवीज लैब में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। गले को क्या हो गया सुमित जी? आइसक्रीम खाई थी? नहीं अनिल जी, ठंड की वजह से। कौन सी ठंड? मुंबई में? अनिल जी मेरा शरीर थोड़ा नाजुक है। दिल्ली आइए एक बार। अब ठीक है, अब आपने ऐसा बोल दिया तो फिर ठीक है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। कुणाल जी देखो, इनको दिल्ली मुंबई में भी ठंड लग रही है, बोलो। अनिल जी इनको कहना चाहिए कि कुछ दिन तो बिताइए दिल्ली में अनिल जी, फिर पता लगेगा इनको। हाँ बोलो, हम तो परमानेंटली भेज देते हैं यहाँ पे ट्रांसफर करके। लॉक स्टॉक बैरल। हाँ जी राकेश जी भी इनवाइट कर रहे लगता है आपको जी। नहीं अनिल जी मैं कह रहा हूं सुमित जी, आप अनिल जी की वाली तस्वीर देखें, मतलब कि कोविड से पहले जब अनिल जी इससे भी कड़ाके की सर्दी में दिल्ली में आए थे और आग वाला पान खाया था, अकेले हाफ टी शर्ट में थे पूरी दिल्ली के अंदर, तो वाली तस्वीर देखोगे तो शायद थोड़ी हिम्मत आएगी आपको। शायद उससे गर्मी भी आए। बिल्कुल, लेकिन आग वाला पान, दिल्ली की सर्दी के अपने मजे है, उसका आनंद ही अलग है। एक बार सुमित जी होकर आओ पक्के से। आइए सेठी साहब से लेते कुछ और बेहतरीन पिक। सेठी साहब आपने पिक ऑफ द डे तो बता दिया, डॉक्टर लाल पैथलैब और कौन से एफएनओ स्टॉक से रडार पे? बिल्कुल अनिल जी, डॉक्टर लाल पैथलैब के बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है जो किरण जी के साथ मैच होता है, अपोलो हॉस्पिटल। वापस वही थीम कि फार्मा और हेल्थ केयर और इस तरह के जो भी सेगमेंट वाले स्टॉक्स है, वहां से एक सॉलिड कंपनी है। कल भी स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखा गया और खरीदारी करने की सलाह। आज का टारगेट है 5070 का, स्टॉप लॉस है 4900 रुपए का। तीसरा स्टॉक है एस्ट्रल पॉली, जो कि कल 2276 पे बंद हुआ। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। इस स्टॉक में भी आज खरीदारी करने की सलाह, 2315 के टारगेट के लिए, 2260 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक अनिल जी, सब स्टॉक्स आज बड़े प्राइस वाले ही आ रहे हैं, हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से उतने एक्सपेंसिव नहीं है। अतुल लिमिटेड ये कल 8898 पे बंद हुआ, 9050 का इसका टारगेट, 8825 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक कॉन्ट्रा कॉल है अनिल जी, एक जो रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क ले सकते हैं, उन सब ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है आज जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। कल 317 पे बंद हुआ, इस एक्सपायरी में बहुत ही डिसअपॉइंट किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव था, जी और सोनी के मर्जर को अप्रूवल मिला। बट मुझे लगता है आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस स्टॉक में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आज आनी चाहिए, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। मेरा आज का इसमें टारगेट है 330 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 310 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। अपोलो हॉस्पिटल, एस्ट्रल, अतुल, ए से जेड तक सारे स्टॉक्स सेठी साहब ने छान मारे हैं। अच्छा हुआ जीनियर, नहीं तो मैं बोलता था ए पे अटक गए। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर 5070 का टारगेट रखिए, एस्ट्रल यहाँ पर 2315 का टारगेट रखिए आप और 2260 का स्टॉप लॉस लगाइए। अतुल लिमिटेड 8825 का स्टॉप लॉस है, 9050 का टारगेट, और जी एंटरटेनमेंट 310 का स्टॉप लॉस, 330 के टारगेट। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉल सेठी साहब की तरफ से, जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है। कुछ और काउंटर्स जो ट्रेड में आज इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे। पीवीआर एक और रीओपनिंग से जुड़ा स्टॉक्स, हालांकि रेस्ट्रिक्शंस काफी सारी आ गई हैं। यहां पर खबर भी आई है, तेलंगाना में इन्होंने दाम बढ़ाए हैं, 150 से 250 रुपए कर दिए हैं टिकट के दाम। पालविया साहब चार्ट्स पर दे पीवीआर, वैसे 2 दिनों से थोड़ा सुस्त है जब से ये नई रेस्ट्रिक्शंस आई हैं, चार्ट्स क्या कहती हैं सर इसकी? पंचू जी देखिए, स्टॉक में प्रेशर तो जरूर देखने को मिला है, स्टॉक में करेक्शन हमने देखा पिछले दिनों में, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अभी प्लेस्ड है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसका 1240 के आसपास, अगर वो लेवल टूटता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे सप्लाई प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो 1240 ओपनिंग के बाद देखना होगा, अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर शॉर्ट का ट्रेड भी यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। अभी थोड़ा सा वेट करें, 15-20 रुपए का अगर डाउन मूव आता है ओपनिंग के बाद तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। 1240 टूटने के बाद इसमें नेक्स्ट जो टारगेट हमें लगता है आना चाहिए वो करीब 1180 तक की भी डाउन साइड इसमें आते हुए दिख सकती है। हालांकि हायर साइड पे अगर हम इसको देखें तो जब तक ये स्टॉक अब 1310 के नीचे ट्रेड करेगा, थोड़ा सा प्रेशर इसमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, तो ओपनिंग के बाद इसको रिव्यू करेंगे। 1240 के नीचे बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड इसमें बनते हुए दिखेगा।
तो ये है आपके लिए पीवीआर, जिस पर भी आपको रखनी है नजर। रीओपनिंग ट्रेड पर आज आपको इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है, ये काउंटर्स फोकस में रहने चाहिए। इंडिगो, इस पर भी नजर है। सेठी साहब, एक रीओपनिंग से जो जुड़ा काउंटर है, साथ ही आज ईजीएम है कंपनी की सर, और जो प्रमोटर्स के बीच इतने लंबे समय से विवाद चल रहा है, आशा है कि शायद उसका कुछ फाइनल रेजोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किए जा सकते हैं। कोई राय सर इंटरग्लोब? इंटरग्लोब में आज मुझे लगता है पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए, तेजी करनी चाहिए इस स्टॉक में, बिकॉज हालांकि जो लॉकडाउन चल रहा है या जो भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं उसका असर पड़ता है इनके बिजनेस में, बट ये जो खबर है वो उसको सुपरसीड करेगी। मुझे लगता है कि आज इन ईजीएम में जो भी रेजोल्यूशन के एक्सपेक्टेशन में ये स्टॉक में तेजी करनी चाहिए। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक फॉर टुडे। बिल्कुल, तो इंटरग्लोब एविएशन पर आपको रखनी है नजर। एक बार जरा इस पर चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए किरण जी की तरफ से। किरण जी, 2000 पर इंटरग्लोब एविएशन चार्ट्स क्या कहते हैं सर? नहीं, इंडिगो में मेरा मानना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि ब्रेकआउट लेवल लगभग 2030 का है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी अपमूव आपको देखने को मिलेगी, जो कि 2150 को 2 से 3 दिन में लेके जा सकती है। तो 2030 के ऊपर क्लोज होने की या उसके ऊपर सस्टेन होने की आपको राह देखनी चाहिए, उसके बाद आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है 2000 के ऊपर। देखते हैं किस तरह का एक्शन आ जाता है। खबर के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है ये इंटरग्लोब एविएशन के लिए। कुछ और स्टॉक्स के लिए आज आपको रखनी है नजर, जो ट्रेड में आपको एक्शन में दिखेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कुणाल जी इस पर राय दें। वायदा कारोबार में कल से हिस्सा होने वाला था, अभी सर्कुलर आए कि ये नहीं होने वाला है, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज वायदा कारोबार में शामिल नहीं होगा। चार्ट्स पर कोई राय? फंडामेंटली तो इसका कुछ वैसे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, बट चार्ट्स पर कोई राय? अगर थोड़ी एडजस्टेड रिलेटेड सेलिंग या कुछ आती है तो सपोर्ट्स कहां दिखते हैं सर? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई गिरावट आनी चाहिए। दीपांशु, चार्ट पर एक बड़ा मजबूत सपोर्ट 2180 के आसपास दिखता है। वो लेवल्स मुझे नहीं लगता आसानी से ब्रीच होंगे, और स्टॉक वैसे भी काफी करेक्टेड है, तो मेरी राय में 2180 के आसपास जो सपोर्ट है ये होल्ड करेगा, और स्टॉक में आपको वापस से 2450 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करके आप चल सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज देखते हैं अगर इस पर कुछ आज इंपैक्ट वैसे आता है या नहीं, बट इंटरेस्टिंग खबर, लास्ट मोमेंट पे पता चला है कि ये वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं बनेगा। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस पर भी रखनी है नजर। बंसल जी, इसके चार्ट्स पर जरा राय दें। कुछ खबर आ रही है कि नए साल से महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद कर सकते हैं। कुछ विवाद चल रहा है काफी समय से HUL और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, जिसकी वजह से यह फैसला लिया जा सकता है। कुछ इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं जहां पर बिक्री बंद हो सकती है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर HUL की? दीपांशु, चार्ट्स तो नेगेटिव है स्टॉक के, और स्टॉक एकदम क्रिटिकल लेवल्स पे चल रहा है। 2320, 2320, 2325, 2320, 2325 एक इंपॉर्टेंट हर्डर है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा दीपांशु, तभी खरीदारी की राय है, एल्स वेट एंड वॉच करना चाहिए। 2325, 2325 के लेवल डिसाइसिवली टूटे तब खरीदना है, एल्स वेट एंड वॉच करेंगे। 2325 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा HUL के लिए, ये आपको रखनी नजर। सेठी साहब से भी इस पर राय लेंगे, पर उससे पहले अब वागले साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और पिक ऑफ द डे ले लेते हैं वागले साहब की तरफ से। मॉर्निंग सर, बताइए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा आयशर मोटर्स, जो मैंने कल दोपहर में भी BTST के तौर पे कवर किया था। शॉर्ट टर्म मूव तो है, मुझे लगता है पैटर्न जिस तरह से बना है अगले 2 से 3 दिनों में ये आउट परफॉर्म करना चाहिए। 2562 का बंद है, 2520 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, एक 40 रुपए की रिस्क होगी, और मुझे लगता है 2700 तक अगले 1 से 2 दिनों में जाना चाहिए। 2700 की रफ्तार की तरफ जर्नी कर सकता है आयशर मोटर्स, इस पर रखनी है नजर। कल भी हमने देखा सेकेंड हाफ में स्पेशली ऑटो स्टॉक्स थोड़े एक्टिविटी आपको अच्छी दिखा रहे थे। सेठी साहब, HUL पर राय, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ विवाद है, खबर यह भी आ रही है कि रिटेलर्स 1 फरवरी से इनके प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे अगर ये विवाद सुलझाया नहीं गया तो। कैसे देखें सर HUL को? देखिए दीपांशु, वैसे कंपनी तो सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली तो कुछ कहना ही नहीं है। बाकी स्टॉक भी अपने जो हाइज है 2800-2900 के हाइज से अच्छा खासा करेक्ट हो गया, अब 2300 के लेवल पे आ गया है। हालांकि ये जो खबरें हैं डेफिनेटली नेगेटिव है, बट मुझे HUL के मैनेजमेंट पे विश्वास है और मुझे लगता है ये जो भी मामला है वो टाइम रहते ही सुलझा लिया जाएगा। तो ऑल इन ऑल आज इस पे एक नीजर रिएक्शन, डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, बट इस स्टॉक में ज्यादा बेरिश नहीं हो। अगर ये स्टॉक 2200 के आसपास के लेवल्स पे आता है
पिछले कुछ दिनों में अगर ये मामला थोड़ा लिंगर ऑन होता है तो मुझे लगता है वो एक खरीदारी करने का ही मौका होगा इस स्टॉक में। ओके, तो खरीदारी करने का ही मौका होगा इस स्टॉक में, खरीदारी नजर रख के चल सकते हैं आप। जहां तक HUL का सवाल है, देखते हैं आज ट्रेड में किस तरह का एक्शन दिखाएगा। और भी भरपूर स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में एक्शन आपको दिखा सकते हैं। करनी है उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा, और प्री ओपन की भी हो रही है तैयारी। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में, और बाजार एक्शन के लिए हो रहे हैं तैयार। रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं ओमिक्रॉन की चिंता की वजह से। मुंबई में धारा 144 लागू हो गई है। ये आपके लिए इस समय की खबर आती हुई दिख रही है। जैसा हम ऑलरेडी जानते थे, नए साल के तो सारे सेलिब्रेशंस पर ऑलरेडी रोक लग गई है, बट इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि आज से 7 तारीख तक मुंबई में धारा 144 लागू हो चुकी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, पार्टीज किसी भी क्लोज्ड या ओपन स्पेस इंक्लूडिंग होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स, रिजॉर्ट्स, क्लब्स में नहीं होगी। तो 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक ये रेस्ट्रिक्शंस लागू रहने वाली हैं। किसी भी तरह की पार्टीज पर रोक लगा दी गई है। कोई भी पब्लिक सेलिब्रेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। धारा 144 लागू हो चुकी है मुंबई में। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी था, आधी क्षमता पर ऑलरेडी काफी सारी इस्टेब्लिशमेंट्स कामकाज कर रही थी, बट ये स्पेसिफिकली नए साल के जश्न और बढ़ते कोरोना के मामलों की चिंता की वजह से निर्णय लिया गया है। तो आपके होटल स्टॉक्स, आपके रेस्टोरेंट स्टॉक्स, साथ ही आपके लिकर काउंटर्स, यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आना चाहिए। और बाकी जो रीओपनिंग से जुड़े सेक्टर्स हैं वहां पर तो ऑलरेडी हम इंपैक्ट देख रहे हैं। लगातार ये रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती हुई दिख रही हैं। आइए, तो ये इस समय की एक बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है, नजर रखेंगे इसके इंपैक्ट पर। साथ ही कुछ और बड़ी खबरें भी लेकर तैयार हैं हमारे साथ वरुण बताइए और कौन सी खबरों पर रखनी है नजर? दीप, सबसे पहले तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे नजर रखिएगा, क्योंकि अब ये FNO का हिस्सा नहीं होने वाला है, तो देखना होगा इसका कितना इंपैक्ट इस काउंटर पे होता है। वहीं राणे होल्डिंग पे नजर रखिएगा, क्योंकि राणे TRW स्टर्लिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी ने 1% हिस्सा बेचा है। 20 करोड़ में ये हिस्सा बेचा गया है। इस कंपनी का कुल 50% के आसपास का हिस्सा है। डेल्टा कॉर्प होटल स्टॉक्स, लिकर स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते गोवा में जो क्षमता है 50% कर दी गई है। एंट्री के लिए भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी में न्यू ईयर नाइट में 3 घंटे के लिए शराब की बिक्री जो है उस पर रोक लगाई है। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर नजर रखिएगा, क्योंकि झारखंड सरकार ने शर्तों के साथ 2 व्हीलर के लिए पेट्रोल पर 25 रुपए का कंसेशन का ऐलान किया है। 26 जनवरी से ये ऐलान किया गया है। और PVR पे नजर रखिएगा, तेलंगाना में टिकट के दाम जो है 150 रुपए से बढ़ा के 250 रुपए इस कंपनी ने कर दिए है। और आखिरी में HUL यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कुछ कि 1 तारीख से डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो HUL के जो प्रोडक्ट्स है उसकी बिक्री पे रोक लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ इश्यू है, उसके चलते रोक लगाई जा सकती है। ओके, तो ये है सारी खबरें जिन पर रहेगा आज एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और एक बड़ी खबर लेकर हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं तैयार, और बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनियां, स्पेशली जो एयर बैग्स बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए एक बड़ी और पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। जो नियमों में बदलाव हुए हैं वो लागू होने जा रहे हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है पूरी और बड़ी खबर आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। 5 मार्च को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी गाड़ियां होंगी जो मिड रेंज की गाड़ियां हैं, उनमें 2 एयरबैग कंपलसरी होंगे। मतलब एक एयरबैग ड्राइवर की साइड में और दूसरा जो है को पैसेंजर उसकी साइड में होगा। और 1 अप्रैल 2021 से वो गाइडलाइंस, वो जो नोटिफिकेशन था वो लागू था। उसके बाद से जो कंपनियों की नई मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें कहा गया था कि बिना 2 एयरबैग के गाड़ियां नहीं आएंगी। और एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां थी जो उस समय तक इन्वेंट्री में थी कंपनियों के, उनसे कहा गया था कि आप 31 अगस्त तक के लिए इनको मॉडिफाई कर दीजिए। तो फिर 31 अगस्त की वो डेडलाइन को सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसंबर किया था। और अब सरकार ने फैसला लिया है कि 31 दिसंबर के आगे ये डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी कि अब जो गाड़ियां, एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं जो कि 1 अप्रैल या उसके पहले तक स्टॉक में बताई गई थी कंपनियों के द्वारा, उन गाड़ियों को कंपलसरी होगा कि कंपनियां उसमें मॉडिफाई करके एयरबैग्स लगा दें। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि कुछ फाइन, पेनल्टी उन कंपनियों को देनी पड़े। इसके अलावा एक अहम चीज इसमें यह है कि 1 अगस्त मतलब 1 जनवरी हम देखें तो नए साल में एक साफ हो जाएगा, क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि दोनों गाड़ियां, नई जो गाड़ियां आ रही हैं फैक्ट्रियों से, वो गाड़ियां और जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां उस समय तक स्टॉक में थी बिना एयरबैग के वो सड़कों पे नहीं आ सकती हैं। तो उन कंपनीज के लिए अच्छी खबर होगी जो एयरबैग बनाती हैं। अगर हम बात करें देश में कंपनियों की तो बॉश और मद्रास, राणे मद्रास,
ये दो बड़ी कंपनियां हैं। जो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट में वो है राणे मद्रास, तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। जी सर। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर आपके सामने आती दिख रही है। अब एयरबैग्स कंपलसरी 1 जनवरी से होने जा रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, नई और पुरानी गाड़ी दोनों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर आपको इन शेयरों पर जरूर दिखेगा। राणे मद्रास और बॉश दो वो स्टॉक है जिन पर नजर रखनी चाहिए, जो एयरबैग्स बनाने में सबसे आगे तो राणे मद्रास है, मार्केट लीडर है, और बॉश एक और स्टॉक है जो वसीम साहब का फेवरेट है। वसीम साहब कई बार रिकमेंड कर चुके हैं। आई एम श्योर शायद बॉश जैसा स्टॉक तो कुणाल जी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, एक जमाने में बॉश मेरे पोर्टफोलियो में होता था, तब इसका नाम था माइको, और उसके बाद अनिल जी बॉश बन गया, जबरदस्त तेजी बनी, उसके बाद एक टॉप लगा अनिल जी, उसके बाद काफी नीचे आने के बाद मैंने एग्जिट कर दिया और अब मेरे पोर्टफोलियो में नहीं। लेकिन अनिल जी चार्ट बहुत ही शानदार है बॉश का, और बॉश का अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है एक लंबा जो करेक्शन है, अंडर परफॉर्मेंस है, वो अब खत्म होते हुए दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 18,500 19,000 तक जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। अगर आज 17,000 के ऊपर क्लोज आता है तो मेरी खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो अगर 17,000 के ऊपर बंद हो तो और भी बढ़िया और हो भी सकता है। और मेरे ख्याल से काफी बड़े टारगेट्स बॉश के लिए बसिन साहब की तरफ से भी है। बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक राणे मद्रास, ये एक और स्टॉक है कैश मार्केट का, जिस पर सुमित जी आपको चार्ट्स देखने हैं, राय देनी है। मजबूत शेयर, और इस स्टॉक की खासियत भी यही है कि ये खबरों के दम पर तेज दौड़ लगाता भी है। बताएं इसके चार्ट्स पर क्या है आपकी राय। हाँ अनिल जी बिल्कुल, ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन भी रहा है और लास्ट 2 दिनों में स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया भी है। स्टॉक का 200 डीएमए लेवल 380 के आसपास है, तो 380 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और 450 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों के अंदर फिर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करे, स्टॉक एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ओके, तो ये एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखनी है। पालवे साहब इसके साथ ही एक और स्टॉक आप देखिए, राणे होल्डिंग। आई डोंट नो, आपने सवाल पूछा है राणे होल्डिंग पर? नहीं सर, अभी हाँ, राणे होल्डिंग्स पे भी एक सवाल लिया जाए। 2 वजह है राणे होल्डिंग्स के आज दौड़ लगाने की। पहला तो ये राणे मद्रास की होल्डिंग कंपनी है वो, राणे होल्डिंग के पास इनकी स्टेक तो है ही। दूसरी एक और खबर इंटरेस्टिंग है कि इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है जिसका ZF स्टीयरिंग के साथ एक जॉइंट वेंचर है, उसमें इन्होंने स्टेक बेची है और उस स्टेक का वैल्यूएशन जो है वो गजब का है, 1800 करोड़ का। 1800 करोड़ का, और उसमें 50% जो स्टेक है वो राणे होल्डिंग्स की है। तो यानी कि 900 करोड़ का वैल्यूएशन इनका उस ZF स्टीयरिंग के साथ जो जॉइंट वेंचर है उसका होता है। इंटरेस्टिंग बात दीप है कि राणे होल्डिंग का मार्केट कैप 900 करोड़ ही है। तो बाकी शेयर होल्डिंग, चाहे वो राणे मद्रास में हो, राणे ब्रेक्स में हो, इन सब में हो, वो अपनी कमाई वो तो अलग ही है। तो आप सोचो 50% का जॉइंट वेंचर है और उसका वैल्यूएशन 1800 करोड़ की है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसे साइज में देखेंगे तो आपको लगेगा 1% स्टेक बेची कौन सा बड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन देखिए जिस कंपनी में, और टाई अप किसके साथ है, जापान की कंपनी ZF स्टीयरिंग के साथ। तो राणे होल्डिंग के लिए आज ये 2 बढ़िया खबरें हो गई है। हमारी रिसर्च टीम उस पर काफी तैयारी भी कर रही है वैल्यूएशन निकालने के, लेकिन ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में रह सकता है। जरा पालिया साहब, राणे होल्डिंग्स दीजिए अपनी राय। जी, तो अनिल जी देखिए, स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक ने जहां पे बेस बनाया वो था करीब 560 के आसपास ही, एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था वीकली चार्ट पे, और वहां से ही हमने देखा कि लास्ट वीक में एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। करंट वीक में भी एक अच्छा फॉलोअप बाइंग एक्शन का इसमें बनते हुए दिख रहा है। आज के लिए इसके लिए 660 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें लगता है ये स्टॉक में जो अपमूव बना है 660 तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 660 का लेवल अगर ये स्टॉक क्रॉस कर लेता है तो हमें लगता है फिर तो ये अपसाइड में 720 की तरफ भी बढ़ते हुए बहुत जल्द दिख सकता है। तो अब हालांकि ओपनिंग टिक में हमें लगता है कि ये स्टॉक तो हायर साइड पे ओपन होते हुए दिख रहा है। अगर ये 620 630 की रेंज में मिलता है तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 600 का स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे टारगेट ही हमें लगता है 660 तक इसमें आते हुए दिख सकते हैं। और राणे होल्डिंग के पास छोटी मोटी स्टेक नहीं है। राणे मद्रास की कितनी है? 70%। 70%, वाओ, मतलब अच्छे खासे प्रोमोटर ही हैं, एक तरह से पूरी तरह के प्रोमोटर हैं। तो आप सोचिए राणे मद्रास, मतलब एक्चुअली कई बार
हम पहले जब SIP स्टॉक्स की तैयारी जी। करते थे ये स्टॉक रडार ये पे रडार आते पे थे। आए, हाँ। लेकिन चूंकि लिक्विडिटी कम होती थी, वॉल्यूम कम होते थे, तो फिर रह जाते थे। बिल्कुल। सोचते थे कि चलो ठीक है कम हाँ। है। लेकिन स्टॉक पूरा ग्रुप मुझे याद है, राणे ब्रेक्स, राणे मद्रास, राणे होल्डिंग जबरदस्त एक्शन में रहा है काफी समय से। तो ये 2 स्टॉक हैं आज पूरा कमाल करने को तैयार। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूवमेंट अच्छा आते हुए दिख सकता है। बाय द वे, राणे होल्डिंग सर आई थिंक हमारा SIP स्टॉक भी पहले राणे होल्डिंग रह चुका है। हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा था तो सही, मुझे कंफर्म पक्का याद नहीं रहा। बिल्कुल 100% रहा होगा। बहुत गजब की वैल्यू है स्टॉक में। आई थिंक रैली भी हुई थी, फिर करेक्ट भी हो गया, तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास वापस आ गया है, बट यहां पर हमने एक्शन पहले भी बनते हुए देखा है। तो चलिए, राणे होल्डिंग्स और बाकी राणे ग्रुप के स्टॉक्स पर भी आज रखे नजर, खबरों का इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। पर इंपैक्ट कई सारे और काउंटर्स पर भी आने वाला है। एक बार ट्रेडर्स डायरी का भी रिकैप ले लेते हैं और मैं आपको कमोडिटी बाजार का भी हाल बता देता हूं। कमोडिटीज की नजर रखिए, कच्चे तेल $0.5% की तेजी आती हुई दिख रही है, $80 के करीब आपको ब्रेंट भी आते हुए दिख रहा है, WTI में भी तेजी है, तो ये एक्शन आज भी बरकरार रहेगा। 2% नीचे नेचुरल गैस के दाम है, थोड़ी राहत वहां से। सिल्वर और गोल्ड हल्की सुस्ती दिखा रहे हैं, एकदम सपाट इस समय, और बेस मेटल्स में भी मिला जुला रुझान आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए ट्रेडर्स डायरी की 20 दमदार रिकमेंडेशंस जो दी हैं कुशल और आशीष ने, उन्हें एक बार देख लेते हैं। कैश का स्टॉक के मिडिल लिस्ट में मैस्टेक टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस 5550 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट है हिसाब इंडिया में। फंडामेंटली मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल और थायरोकेयर तीनों स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, मैंने चुना है डॉक्टर लाल। निवेश के लिहाज से खरीदनी है रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट। खबरों का असर देखने को मिलेगा राणे मद्रास में, सुमिटोमो केमिकल्स में आएगी तेजी। GMM फॉडलर को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। NACL इंडस्ट्रीज में बड़ा ब्रेकआउट आया, 107 रुपए के लक्ष्य आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक हिसाब इंडिया। स्टॉक में अगर आप देखें तो बड़ा इंटेंसिटी का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 4000 के पार जाएगा। चलिए, कैश स्पेस से शुगर ऑलरेडी बजिंग है और जिस तरह से रेटिंग अपग्रेड आता हुआ दिखा है, द्वारिकेश शुगर काफी पॉजिटिव लग रहा है। साथ ही गोवा में जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं कसिनो, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स को लेकर, उस वजह से डेल्टा कॉप और इंडियन होटल्स, यहां पर आपको बिकवाली की राय है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहां पर आज ट्रेड नेगेटिव साइड पर करके चले। साथ ही जिस तरह से यहां पर टेक्नोपिक के आधार पर फिलिप्स कार्बन ब्लैक काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, यहां पर खरीदारी करके चलिए। फंडामेंटली रूपा इन कंपनी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, अगले 6 महीनों में 500 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एयरबैग्स की जो खबर आती हुई दिखी है उसमें बॉश खरीदारी करनी है 6 महीनों के लिए, और राणे होल्डिंग्स पर भी 660 के टारगेट्स आज आपको देखने को मिल सकते हैं। माई चॉइस कैटेगरी में यूनाइटेड स्पिरिट्स पर बिकवाली की राय है, और एस्कॉर्ट्स और साथ ही सियाराम सिल्क मिल्स यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है राणे होल्डिंग्स, जहां पर आपको जिस तरह से राणे मद्रास की होल्डिंग कंपनी है और एयरबैग्स पर जो खबर आती हुई दिखी है, डेफिनेटली इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती है। 660 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, 575 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये है ओके ये है आपके लिए दमदार कॉल्स। और सर आप ही से पूछना है वैसे सवाल, एग्जैक्टली 17,200 पे निफ्टी खुल रहा है, हल्की सुस्ती के साथ, कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं है, और 35,000 के जस्ट नीचे 34,977 पर निफ्टी बैंक। तो मार्केट ये चाहता है कि आप कंफ्यूज रहें। हाँ लेवल्स के हाँ। है सर। तो हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे कि पहले आने दें रेंज के किसी एक तरफ जी, 17,250-75 की तरफ आएगा पहले, वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके 17,120-150 की रेंज में आएगा तो वहां खरीदारी करने का सोचेंगे। तो थोड़ा इंतजार करते हैं किस तरफ पहले आता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बढ़िया कंफर्टेबल तो मैं 34,600 पर हूं, लेकिन उससे पहले एक हल्का सपोर्ट है वो 34,800, 34,900, 850, 34,900 की रेंज में। तो पहले मैं नजर रखूंगा, वहां खरीदूंगा नहीं, नजर रखूंगा कि 34,850, 34,900 होल्ड होता है नहीं। अगर होल्ड होता है तो फिर वहां दिमाग लगाया जाएगा निफ्टी को देखकर, नहीं तो इंतजार करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में खरीदारी करने के लिए कंफर्ट ज्यादा है कि अगर आप 17,120, 17,150 की रेंज में देखें तो वहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं निफ्टी में। ओके हाँ। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। 34,600 ज्यादा कंफर्टेबल लेवल है, लेकिन वो आएगा नहीं इतना जल्दी और इतना आसानी से। उससे पहले सपोर्ट है 34,850, 34,900। तो बड़े एग्रेसिव ट्रेडर है तो वहां पे खरीदिए। 34,850, 34,900, स्टॉप लॉस 34,800 का होगा आपका 50 पॉइंट के साथ। वो एक चांस आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ओपनिंग की स्ट्रैटेजी। देखते हैं किस तरह से रेट्स आपको अब सेटल होकर आगे मूव करते दिखाएंगे ओपनिंग के बाद। कुछ और स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं इस पर भी एक बार जल्दी से डाल देते हैं नजर। मैक्वेरी की आज बैंक्स पर रिपोर्ट आई है, नोमुरा की ऑटोज पर रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। सिटी साहब, सोना BLW पर कोई राय?
आज नोमुरा के 785 के टारगेट्स आए और एक अच्छा परफॉर्मर रहा है इस साल ये काउंटर। बिल्कुल दीपांशु, ये तो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है ऑटो कंपोनेंट स्पेस में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्ले करने के लिए ये वन ऑफ द 3 कंपनीज है जो टेस्ला ने जिसके साथ भारत में टाई अप किया है, सोना बीएलडब्ल्यू, और कई बार मैंने इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इसके एक्चुअली एक तो ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और दूसरा मार्की क्लाइंटेल है, अच्छे रिलेशंस है सब ओईएम्स के साथ, और बाकी जो मार्जिन है वो भी विद इन द इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे मार्जिन है इस कंपनी के। तो मैं बुलिश हूं इस स्टॉक पे और इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए इसको। मेरा इसमें इस साल का मतलब 2022 के लिए मेरा इस स्टॉक में 1000 रुपए का टारगेट है। ओहो, 1000 रुपए के टारगेट के लिए सोना बीएलडब्ल्यू में खरीदारी करें, और लगातार बार बार सेठी साहब की तरफ से रिकमेंडेशन लिस्ट में ये स्टॉक आया भी है, खरीदारी करने का इरादा वो रखते भी आए, तो ये स्टॉक कर सकता है कमाल। बाकी बड़ा सुस्ती वाला मामला, कोई खास ऐसा बड़ा उतार चढ़ाव के साथ स्टॉक आज खुलने या बंद होने को तैयार, मतलब खुलने को तैयार नहीं है। 0.5% नीचे है टाटा मोटर्स और 1.25% ऊपर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोनों ऑटो स्टॉक है, एक एकदम ऊपर खुलता हुआ, एक एकदम नीचे खुलता हुआ। बीपीसीएल एक और स्टॉक है जो 0.5% ऊपर खुल रहा है। एलआईसी ने शायद स्टेक बढ़ाई है, ये खबर आई है, वागले साहब से ही पूछ लेते हैं। हाँ, वागले साहब, बीपीसीएल। अनिल जी, पिछले कुछ दिनों में इसमें जो मूव आई है वो काफी साइडवेज है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 360 के आसपास, वहां से बाउंस हुआ है, 380 का करंट भाव है, लेकिन मुझे ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। लेकिन ये लेवल पे बेचना भी नहीं है, मुझे लगता है ऑन द डाउन साइड 360 ब्रेक नहीं होगा और ऑन द अपसाइड 400 का एक रेजिस्टेंस है। तो हाँ, एक 20 रुपए की ट्रेडिंग जगह है अगले 1 से 2 दिन में भी 3 दिन ये हफ्ते में, लेकिन 400 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बीपीसीएल पर। आइए, कल एक अहम बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, और जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 बड़े फैसले हो सकते हैं। एक कुछ दरों को लेकर और दूसरा स्लैब्स को ही लेकर, ये क्या 4 से 3 स्लैब्स, इन पर विचार किया जा सकता है। क्या कुछ प्रोडक्ट्स की दरें बदल सकती है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है इस वक्त। अमरीश, बताइए कल की जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या कुछ हो सकता है, ये बताएं। तो थोड़ी देर में अमरीश जुड़ेंगे, बाजार खुलने के बाद हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे। ये आपके लिए रहेगा जीएसटी काउंसिल का एजेंडा, लेकिन बैठक कल होने वाली है और उस पर नजर रहेगी दीप। लेकिन आज माहौल सुस्ती का, छुट्टी होना बहुत ज्यादा, हाँ, लग ही रहा है सर। आज से ही थोड़ी छुट्टी के माहौल आ रहा है, देखते हैं एक्सपायरी के समय और कैसा मूव बाजार दिखाते हुए दिख सकता है। कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर एक क्विक कॉल ले लूं मैं एक्सपर्ट्स के साथ और फिर जानेंगे राय। एमएनएम टॉप गेनर और इस पर आज पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती हुई दिख रही है। पालवे साहब, एमएनएम पर क्या होनी चाहिए सर आज के लिए स्ट्रैटेजी, लेवल्स बताएं सर। दीपांशु जी, एमएनएम में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है स्टॉक में एक कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो लास्ट 2 सेशन से एक अच्छा अप मूव बनते हुए दिखा है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से अपसाइड का मूव कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। 866 ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अपसाइड का। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक में और भी अप मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अभी यहाँ से करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। 815 स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली हमें लगता है ये स्टॉक 866 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। एक और स्टॉक जो अच्छे एक्शन में दिख रहा है वो है पूना वाला फिनकॉप। 3% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। कल 10% के ऊपरी सर्किट पर था। सुपर स्टॉक 2022 अच्छे एक्शन में आता हुआ दिखा है पूना वाला फिनकॉप। कुछ चार्ट पर एक बार फिर से राय ले ली जाए, बताएं सुमित जी। अनिल जी, ये स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड करें। ये स्टॉक के अंदर 225 के ऊपर एक बड़ा मूव आएगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर 250 से 260 का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिला है, तो कोई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता है तो डिप्स पे खरीदारी करें, एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 225 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब 250 से 260 के टारगेट, वो भी शॉर्ट टर्म में। ओके, 250 से 260 के टारगेट लगभग सभी के पोर्टफोलियो वाला काउंटर। कल हमने इस पर बात भी करी और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आपको काफी सारी राय इस पर आती हुई दिखी। चलिए, एक्सपायरी का एक्शन हो जाइए तैयार और थोड़ी सुस्त शुरुआत बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, निफ्टी की ब्रेथ ओपनिंग पर 1:1, यानी कि लगभग 25 स्टॉक पॉजिटिव खुल रहे हैं और 25 स्टॉक ही नेगेटिव टेरिटरी में खुलेंगे। टॉप गेनर महिंद्रा सिर्फ 1.5% ऊपर, टॉप लूजर टाटा मोटर्स वहां पर 1% से कम की गिरावट आपको दिख रही है। तो आपको रेंज भी दिखा रहा है, एकदम सुस्ती वाला माहौल एटलीस्ट ओपनिंग पर तो बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में भरपूर एक्शन है। कल स्मॉल कैप मिड कैप्स में भी हमने बड़े उछाल आते हुए देखे थे। देखते हैं कि आज और कल ये ट्रेंड बरकरार रहता है कि नहीं।
पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 30 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलते हुए दिखा है, करीब 150 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खुला है। इस समय एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। सन फार्मा करीब 0.1% नीचे, इंडसइंड कोटक यहां पर हल्की सुस्ती, आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस यहां पर भी थोड़ी सुस्ती, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड और रिलायंस यहां पर भी मामूली सी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। खरीदारी बीपीसीएल में हल्की फुल्की, सिप्ला, विप्रो, टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो और ब्रिटानिया यहां पर थोड़ी खरीदारी हो रही है। तो कुछ बड़ा एक्शन एटलीस्ट ओपनिंग टिक पर नहीं आ रहा है। 1% ऊपर टॉप गेनर, 1.25% नीचे टॉप लूजर और उसी पूरी की पूरी रेंज में बाजार भी इस समय आपको ट्रेड करते हुए बिल्कुल। और दीप एक्सक्लूसिव खबर का असर आप देख सकते हैं, राने मद्रास 14% का दमदार उछाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त खरीदारी यहां पर होती दिख रही है। राने होल्डिंग्स 9% मजबूत है, तो दोनों ही स्टॉक बड़े कमाल करते हुए दिख रहे हैं। तो शानदार खरीदारी यहां पर आपको इन दोनों शेयरों में आज नजर आएगी। बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही। कल का 2022 का सुपर स्टॉक पूना वाला फिनकॉप आज फिर से 4% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। यहां पर भी अच्छी खरीदारी का रुझान आपको नजर आ रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आपको भरपूर दिखेगा। बाजार 17,150 के आसपास आते हुए थोड़ी कमजोरी और बढ़ी है, 50 पॉइंट नीचे अब निफ्टी है और बैंक निफ्टी लगभग 200 अंक नीचे कल के लोज के आसपास पहुंच रहा है। कल के लोज 34,900 के आसपास थे, तो 34,850 पहला जो 34,850-900 सपोर्ट रेंज है वहां पर पहुंच रहा है। 17,150 जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी वहां पर। तो पहले मिनट में दोनों ही सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचते हुए बाजार इस वक्त आपको नजर आएंगे। बिल्कुल सर। कुछ और कैश स्टॉक्स में आपको बता दूं, वीआईपी इंडस्ट्रीज इसको देखिए सर, 20% ऊपर ही खुलते हुए दिखा। मैं देखूं अगर यहाँ पर कुछ इशू है या नहीं। अब थोड़ा सेटल हो गया। 20% दिखा था स्क्रीन पर जस्ट अ सेकंड के लिए, आई थिंक वो फिर सेटल हो गया वहां पर। कल्पतरू पावर यहाँ पर थोड़ा एक्शन है। रेडिको खेतान, हालांकि खबरें नेगेटिव आ रही हैं बट यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है। ग्राइंडवेल नॉर्टन, द्वारिका शुगर, शक्ति पंप्स, हिम्मत सिंगा और फिलिप्स कार्बन जिसकी कल भी बात हो रही थी, आज भी पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाते हुए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर रखिएगा नजर। इसके अलावा जहां पर 2.5% की वीकनेस आ रही है, वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं होगा। एमटीएनएल बड़ी तेजी के बाद आज गिरावट दिखाता हुआ। एचसीसी यहां पर गिरावट है। आईडीएफसी लिमिटेड आज आखिरी दिन है कैश स्पेस में, कल से वायदा कारोबार का हिस्सा, उससे पहले थोड़ा सुस्त। एनआईटी लिमिटेड, ई क्लर्क्स यहां पर भी थोड़ी गिरावट और स्पार्क यहां पर भी हल्की फुल्की गिरावट आ रही है। आइनॉक्स लेजर ऑफ कोर्स रीओपनिंग स्टॉक्स पर फिर से प्रेशर, ये आज 1.5% नीचे। तो अनिल जी थोड़ा रोटेशन है, हल्की फुल्की गिरावट है बट इंडेक्स पर लेवल पर भी देखें तो उतनी कोई भारी गिरावट नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन उतना बड़ा नहीं है सर। थोड़ी मेटल शेयरों में हल्की खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। टाटा स्टील हरे निशान में, वेदांता हरे निशान में। ऐसे तो तेजी तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन गिर नहीं रहे हैं, ये कह सकते हैं। और अच्छी बात दीपी है कि एकदम सही लेवल पर सपोर्ट लिया बाजार ने। आप देख सकते हैं 34,750 का लो भले दिखा रहा है, दिखा नहीं। 34,850 34,900 की रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर 35,000 की तरफ आता हुआ और 17,150 जो खरीदारी की रेंज थी वहीं से सपोर्ट लेकर आप यहां पर निफ्टी को भी फिर से 17,200 की तरफ आते हुए देख रहे हैं। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अब तक का होता हुआ आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर राय ली जाए एक बार, चूंकि स्टॉक काफी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। राने मद्रास 16% ऊपर है। जिन लोगों के पास है तेजी की पोजीशन, सुमित जी बताएं स्टॉप लॉस क्या रखें, टारगेट क्या रखें? 420 पर है स्टॉक इस वक्त। बिल्कुल अनिल जी, इसको होल्ड करें। जैसा कि कहा था कि 380 के ऊपर सस्टेन करने पे 450 से 450 तक का मूव देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा गैप अप देखने को मिल रहा है। फ्रेश खरीदारी यहां पे नहीं बनेगी लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन जरूर होल्ड करें। 425 का इंट्राडे 425 के ऊपर निकलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और बनेगा और फिर आने वाले दिनों में 450 रुपए तक का मूव राने मद्रास के अंदर देखने को मिल सकता है। तो राने मद्रास पर आपको रखनी है नजर। ये एक्शन में आपको काउंटर आते हुए दिख सकते हैं। मेट्रोपोलिस 2% ऊपर, ये काउंटर खुलते हुए कुणाल जी की पिक ऑफ द डे। कुणाल जी बताएं, मेट्रोपोलिस 37 माफ कीजिएगा 3550 के करीब आते हुए दिख रहा है, आपके टारगेट से ज्यादा दूर नहीं है, क्या करना है सर? बिल्कुल होल्ड करें दीपांशु। मुझे लगता है कि तेजी अभी भी बनी रहेगी। लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो टारगेट है 3650 3700 के, वो आपको आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बने रहने की मेरी राय। बने रहने की राय इस समय मेट्रोपोलिस पर आ रही है। डॉक्टर लाल एक और काउंटर 3700 के पार जाते हुए दिख रहा है। सेठी साहब की पिक ऑफ द डे था 3750 का टारगेट, 3700 के पार अच्छी मूव इस पर भी आपको आती हुई दिख रही है। डेल्टा कॉप 1.5% की गिरावट है, देखते हैं और वीकनेस आपको इसमें आएगी या नहीं। भारत फौज थोड़ा वीक आज ओपनिंग पर दिख रहा है। किरण जी जरा भारत फौज के चार्ट पर नजर डालें, 700 के नीचे ओपनिंग पर सर। किरण जी ट्रेडिशन के साथ आपका ऑडियो म्यूट है सर।
दीप, अभी ट्रेडिशन नहीं है, अभी लगभग 1 महीने के बाद शायद म्यूट हो चुका है, पर शुरुआत तो मैंने ही की थी इस ट्रेडिशन की। तो भारत फौज का अगर बात करें तो मेरा मानना है कि एक थोड़ी सी करेक्टिव रैली देखने को मिल रही है, कोई डरने वाली बात नहीं है। 690, 687 ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे नहीं जाएगा तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है, पर फ्रेश पोजीशन 705 के ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी। ओके, 705 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, तब तक अवॉइड है भारत फौज पर। आइए, हिमांशु गुप्ता साहब हमारे साथ हैं तैयार फोन लाइन पर बीटीएसटी के लिए। मॉर्निंग हिमांशु जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु जी। तो देखिए, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे हम आज जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स में। देखिए, स्टॉक एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर कल के सेशन में दिखा रहा था और मेरे हिसाब से ये 3540 3550 का जो हार्डल है उसको स्टॉक ने यहाँ पर कल ब्रीच किया, उसके ऊपर यहाँ पर होल्ड किए सस्टेन, और आज जिस हिसाब से लेवल के ऊपर निकल रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ से जुबिलेंट फूड में एक अच्छी रनअप, अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो मेरा इसमें खरीदारी करके चलेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि 3620, 3650 और 3670 के 3 टारगेट जुबिलेंट फूड में आपको आज के सेशन में ही आते हुए नजर आ सकते हैं। 3540 के स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फूड रहेगा दीपांशु जी मेरी तरफ से पहला स्टॉक, जिस पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो जुबिलेंट फूड अच्छे मोमेंटम में खरीदारी करके चलें 3670 के फाइनल टारगेट के लिए। दूसरी कॉल हिमांशु जी। दीपांशु जी, दूसरा स्टॉक है मेट्रोपोलिस का। देखिए, हालांकि स्टॉक ने खुलते के सारी एक अच्छा रनअप दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस स्टॉक में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 3400 3450 का एक मेजर रेजिस्टेंस पार किया है और ऑल टाइम हाइज पर यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि मेट्रोपोलिस यहाँ से जबरदस्त रनअप दिखा सकता है और इस नए ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, इस सबके चलते इस स्टॉक में वैसे भी एक अच्छा मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यह थोड़ी सी 15-20 रुपए की गिरावट आपको मिलती है 3540 3550 के आसपास, वहां पर मेट्रोपोलिस में खरीदारी करके चलें। 3650 रुपए का पहला टारगेट और 3700 रुपए तक का टारगेट आपको मंडे के सेशन तक आते हुए यहाँ पर नजर आ सकता है। मेट्रोपोलिस रहेगी मेरी तरफ से खरीदारी का दूसरा स्टॉक। 3510 रुपए का यहाँ पर एक मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ओके, तो वायदा कारोबार के 2 टॉप गेनर्स जुबिलेंट और मेट्रोपोलिस, इस पर है खरीदारी की राय हिमांशु जी की तरफ से, और मेट्रोपोलिस पर कुणाल जी का पहला टारगेट भी आपको हिट होते हुए दिख रहा है। 3570 का दिया था, 3575 के पार मेट्रोपोलिस अभी अभी आपको जाते हुए दिखा है। तो नजर रखिए, बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर लाल, सेठी साहब की पिक ऑफ द डे, ये भी अच्छे एक्शन में है। सुमित जी जरा इस पर राय दें। डॉक्टर लाल 3700 के पार ये भी गया है सर। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशंस होल्ड करें। ये सब पैथले वाले स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। जहां तक डॉक्टर लाल का सवाल है, 3700 के ऊपर सस्टेन करने पे ये स्टॉक के अंदर 3800 से 3850 तक का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक अभी यहां से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। पोजीशन होल्ड करें और यहां से आपको और ऊपर की मूव डॉक्टर लाल में भी आपको आती हुई दिख सकती है। पूना वाला फिनकॉप और तेजी बढ़ाता हुआ अब 5% ऊपर ये काउंटर आ रहा है। रेन इंडस्ट्रीज, बंसल जी की पिक ऑफ द डे, ये भी अच्छे मोमेंटम है। 235 का लेवल इस समय आ रहा है। बंसल जी, अगर किसी ने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया हो तो इस लेवल पर भी करना चाहिए सर, या फिर थोड़े डिप का इंतजार करें? नहीं, देखिए दीपांशु, पहली चीज तो ये, अगर किसी ने इनिशिएट नहीं करा तो प्रश्न ये है कि क्यों नहीं करा, क्योंकि ये तो नीचे 230 के नीचे कल की क्लोजिंग के नीचे मिल रहा था, तो मिस करने वाला स्टॉक नहीं है। अगर हल्की फुल्की करेक्शन में 231 232 के अराउंड मिल जाए तो वो बेहतरीन स्तर है। बेहतरीन इसलिए है कि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो डिप पर रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है। तो डिप पर बेटर रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा, इसलिए रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय डिप पर ज्यादा बेहतर रहेगी। बट ऑफ कोर्स वायदा कारोबार का ये स्टॉक भी होने वाला है हिस्सा, तो इस पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। एलगी इक्विपमेंट, कल भी इस पर बात हो रही थी। राकेश जी, कुणाल जी का पिक है। कुणाल जी, ये भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। आज के लिए कोई ट्रेडिंग रहा है एलगी इक्विपमेंट? देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में इसमें खरीदारी की राय दी है, तो मीडियम टर्म के हिसाब से तो बहुत ही जबरदस्त है। शॉर्ट टर्म में भी एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और बहुत संभावना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो 330 तक के लेवल्स इसमें आपको जल्द आते हुए दिखेंगे। तो जिन्होंने भी खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करें, लेकिन इसमें अगर आप इसको थोड़ा वक्त देंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे।
तो ये है आपके लिए एलगी इक्विपमेंट जिस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में रखिए नजर, थोड़ा अच्छा रोटेशन इस स्पेस में आपको ज्यादा आते हुए दिख रहा है और मौके भी यहां पर बन रहे हैं। फिलिप्स कार्बन, इस पर भी रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स की रेडार की रिकमेंडेशन आती हुई दिखी थी और स्टॉक भी वापस मोमेंटम में आते हुए दिखा है। कल हिमांशु जी भी इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। फिलिप्स कार्बन, जरा इस पर राय दें वागले साहब, मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, चार्ट पर कोई एक्शन, कोई कॉल सर? दीपांशु, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। मैं तो बोलता हूं अभी के अभी ले लेना चाहिए, इतना अच्छा पैटर्न है। आपका स्टॉप लॉस आज का लो होगा 238 के नीचे का, 242 का भाव है, 242 243 का। पोजिशनली मुझे 270 तक जाते हुए दिखता है। बिल्कुल, और कल क्लोजिंग शो में पिक ऑफ द डे के तौर पर मेरे पास एक कॉल है, अगर आप बिल्कुल बजवा देते। बिल्कुल सर, आपके पास आ रहा हूं। क्लोजिंग शो में पिक ऑफ द डे के तौर पर राकेश जी, कुणाल जी ने भी स्टॉक पर राय दी थी 3-3.5% ऊपर, उनके टारगेट के बेहद करीब आते हुए। आइए बिगुल वागले साहब का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, एलटीटीएस में एक ब्रेकआउट आ रहा है, 564042 के करंट भाव से बाय करें। मुझे लगता है ये 5820 तक 1 से 2 दिनों में जाने के लिए तैयार है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 5610 का। ओके, तो एलएनटी टेक्नोलॉजी ये है वो स्टॉक जहां पर वागले साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई आपके लिए 5650 ये है वो टारगेट, वो प्राइस जहां पर आपको एंट्री करनी 5640 के आसपास। 5610 का स्टॉप लॉस लगाइए 5820 के टारगेट के लिए। और आइए अब आशीष चतुर्वेदी भी तैयार है हमारे साथ और आशीष देने जा रहे हैं आपको एक बार फिर से सुपर स्टॉक 2022। बताएं आशीष, आज का स्टॉक। सर, टेक्सटाइल स्पेस की दिग्गज कंपनी हिम्मत सिंह का सेड यहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कंपनी अगर आप देखें तो कारोबार बहुत मजबूत है, 3 दशक यानी 30 साल का जो है बड़ा कारोबार में अनुभव है। और सबसे बड़ा कारण है इस स्टॉक को आज चुनने का कि इन्होंने 3 से 4 साल पहले अगर आप देखें तो बड़ा केपेक्स किया था, करीब करीब इस केपेक्स पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद भी अगर आप देखें तो बैलेंस शीट और जो कैश फ्लोज है वो बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। एक और खास बात है इस स्टॉक को चुनने की, इसमें अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है काफी बना हुआ है और इनफैक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप ट्रेंड देखें तो लगातार जो विदेशी निवेशक हैं इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने जा रहे हैं। सितंबर 2020 में अगर आप देखें तो केवल 2.36% होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर अगर आप देखें तो दिसंबर में 2.93% होगी। सिमिलरली अगर आप देखें तो एक हायर ट्रेंड आपको नजर आएगा। जून 2021 का आंकड़ा अगर देखें तो 3.46% और हाल ही की रिसेंट शेयर होल्डिंग के मुताबिक अगर आप देखें तो अब जो होल्डिंग है विदेशी निवेशकों की वो करीब 4.15% है। विदेशी निवेशकों का भरोसा तो इस स्टॉक के ऊपर पूरा बना हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि जो डीआईएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी करीब करीब 12%, 11.92% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। प्रमोटर्स का भी भरोसा है, 47.5% के आसपास की जो होल्डिंग्स है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ऑपरेशनली अगर आप देखें तो स्टॉक में और पूरे सेक्टर में बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। इस वित्त वर्ष का पहला भाग अगर आप देखें तो कंपनी के हिस्ट्री में अब तक का हाईएस्ट देखने को मिला है। FY19 से कंपेयर करके देखें, 20 से देखें, उससे पहले के सालों में भी अगर आप देखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है कि अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है। और कंपनी के मैनेजमेंट का भी पूरी तरीके से भरोसा है। मैं इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कॉल हाइलाइट्स पढ़ रहा था, तब यहां पर कंपनी ने कहा है कि अब तक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जितनी भी दिक्कतें थी अब वो पीछे छूट चुकी है। पूरा जो है ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा और इन्होंने जो 2500 करोड़ का केपेक्स किया है इसका पूरा बेनिफिट अब आगे जाकर आपको कंपनी के नतीजे, फाइनेंशियल्स और स्वाभाविक है कि स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। कंपनी बैलेंस शीट को लगातार मजबूत कर रही है। हर साल अगर आप देखें तो 200 से 250 करोड़ का जो डीलेवरेजिंग प्लान है वो कंटिन्यूअसली करते जा रही है। कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है, सेक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन खास बात है कि जिस भाव पर अभी आपको ये स्टॉक मिल रहा है वो सबसे ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक काफी सस्ता है। केवल मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो 0.7 यानी 1 टाइम से भी कम है। पीई देखें तो करीब 11 का है और प्राइस टू बुक है 1.5 टाइम्स का। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें अनिल जी, सर्वगुण संपन्न कंपनी है, स्टॉक आगे जाकर कमाल करेगा। तो ये है आपके लिए हिम्मत सिंह टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ा स्टॉक। आपकी तो थीम ऑफ द ईयर भी है सर, इस साल भी थी और आने वाले साल के लिए भी है। इस कंपनी के बारे में आपको क्या? इस कंपनी के बारे में एक सेंटेंस में जो दीप कहना चाहता हूँ कि जो भरोसा मुझे एक जमाने में सियाराम सिल्क मिल्स पर था 200 250 के लेवल पे, लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास ही वही भरोसा मुझे हिम्मत सिंह का था।
और ये दुगुना होने की ताकत रखता है। दोगुना यहाँ से। हाँ, और क्यों रखता है वो बताऊं। सबसे पहले तो एक जो बड़ा बदलाव हुआ इस कंपनी के लिए, वो बहुत ये साल जो 2021 ने एक गजब करा है। इस साल इन्होंने बीज बोए हैं। हाँ, जिसका फल बड़ा होगा, मतलब आपको पेड़ बड़ा होगा, फल लगेंगे। कैसे? डिज्नी के साथ इन्होंने टाइप किया है। डिज्नी के साथ? हाँ, डिज्नी के साथ यूरोप में टाइप किया, और यूरोप में ये डिज्नी के लिए सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बेचेंगे। ठीक है। सो एक बड़ा मार्केट यूरोप का खुलता है। क्यों खुलता है वो समझिए। यूरोप में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है जी। सो उस लिहाज से डिज्नी के लिए सोर्सिंग करना यहाँ से वो, मतलब एक से एक बढ़िया ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, जो हाईएस्ट लेवल की जो ब्रांड्स है ना, वो आप जो नाम सोच सकते हो, वो सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। अभी जो आशीष ने बताया कि मतलब इतनी बढ़िया ब्रांड्स ये बना रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि बड़ी ब्रांड्स बना रहे हैं डिज्नी के साथ टाइप। अब डिज्नी के साथ टाइप तो कर लिया, लेकिन टाइप करने के लिए आपको सप्लाई करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। 2,500 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान पूरा किया है, पूरा कर चुके हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना था कर दिया। और उसी वजह से इनका डेट काफी ज्यादा था, 3,000 करोड़। और मैनेजमेंट जो कहता है वो करता है, इनकी सबसे खास बात ये। तो उन्होंने ऑलरेडी डेट रिडक्शन प्लान अपना दे दिया। 500 करोड़ ऑलरेडी घटा चुके हैं, 3,000 करोड़ से 2,500 लिया है। धीमे धीमे डेट और कम होने वाला है। सो अब एक्सपेंशन प्लान इंप्लीमेंट हो गया, सामने आपका टाई अप हो गया, आपके सेल्स आएगी, आपका डेट कम होता जाएगा। और डेट जैसे कम होगा, 9% इनकी कॉस्ट डेट की है सर्विसिंग की, वो आपके सीधे सीधे प्रॉफिट में जुड़ेगी। तो ये दूसरी बड़ी चीज है। 2 साल की ऑर्डर बुक हाथ में है अभी इनके। मतलब अगले 2 साल के लिए तो रेवेन्यू की चिंता करनी है। आप सोचो, बाकी टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ऐसा माहौल है, तो जिनके लिए ब्रांड्स है उनके लिए वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक है। मतलब अगर आप अगले साल की अर्निंग पे देखें तो मुश्किल से, मतलब क्या मार्केट कैप टू सेल्स के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 7-8 का पी मल्टीपल है फॉरवर्ड अर्निंग पे देखेंगे, और इससे सस्ता क्या मिलेगा। करंट ईयर की अर्निंग पे भी देखें तो 10-11 के पी मल्टीपल है, बहुत सस्ता स्टॉक है। और मुझे लगता है कि ये मार्केट के मूल माहौल के साथ, और 2022 में मार्केट कैसा रहे क्या रहे, उस हिसाब से 300-350 रुपए के छोटे टारगेट दे रहा हूं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका व्यू है 2-3 साल आप नहीं देखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक को क्या है, बेचिए मत, रिवाइज करते जाइए। ओके, टारगेट के साथ की, जैसे हमने कोई बीएससी हुआ, कोई वेदांता हुआ, कोई सीआरएम हुआ, कि आप अच्छे लेवल पे अच्छे स्टॉक में सही वक्त पर एंटर हो जाए। जब उसमें रिजल्ट आने की तैयारी हो, तो मेरे ख्याल से अगला 1 साल 1.5 साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से इस स्टॉक की री-रेटिंग कर सकता है। ये स्टॉक जो रडार पर रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग का सीड। आइए एक चार्ट्स पे चेक ले लीजिए। बिल्कुल। तो जरा देखिए चार्ट्स इसके। राजेश जी बताएं अपनी राय। अनिल जी बिल्कुल, स्टॉक में देखें तो 5 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे हमें लगता है 300 की तरफ मूव करते हुए दिखेगा, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था अक्टूबर 2021 में बने थे ये हाई। हमें लगता है 300 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिन्होंने भी पोजीशन लिया हुआ है या ऑलरेडी अब यहाँ पे करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिप में भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीब 235 के आसपास का। हमें लगता है इमीडिएट टारगेट तो 300 तक का इसमें आते हुए दिख रहा है। ये 300 की रेंज को क्रॉस करेगा तो फिर इसमें और कंटिन्यूटी दिखने को मिल सकती है हायर साइड पे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में हमें लगता है जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, अगर मंथली सेटअप के हिसाब से देखें, वो बनते हैं करीब 370 तक की अपसाइड इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो अभी शॉर्ट टर्म में 300 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है 235 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए हिम्मत सिंगा। इस पर आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जी बिजनेस का सुपर स्टॉक हिम्मत सिंगा, इस पर भी अनिल जी का है भरोसा। बाजार भी रिकवर होकर अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। निफ्टी 17,220 के करीब और बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर हो रहा है। तो थोड़ा एक्शन बाजार में भी बन रहा है सर। आइए, एक्सक्लूसिव रिसर्च भी हमारे पास तैयार है, जिसके लिए हमने कहा 3 से 5% आपके लिए टैक्स रिस्क फ्री, टैक्स फ्री नहीं, सॉरी, रिस्क फ्री रिटर्न कमाने का जो एक फॉर्मूला है वो मैं बता सकता हूँ, वो आप बताने वाले हैं। चलिए, तो एक्सक्लूसिव रिसर्च का बिगुल और फिर अनिल जी से जानते हैं कौन सा है वो स्टॉक। जी सर। एस्कॉर्ट्स 1900 रुपए पर ट्रेड कर रहा है जी। एस्कॉर्ट्स के लिए एक ओपन ऑफर खुलने जा रहा है, और वो ओपन ऑफर आ रहा है जापानीज कंपनी क्यूबोटा की तरफ से। करेक्ट। क्यूबोटा ने कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के लिए जी अपना मन बनाया है। 2000 रुपए में वो ओपन ऑफर दे रहे हैं। करेक्ट। और जब क्यूबोटा का ये डील आया था तो लोगों को लगा वाह क्या प्रीमियम दी है जी एस्कॉर्ट्स के लिए क्यूबोटा। मतलब 2000 रुपए, मेरे ख्याल से तब तो 1600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 1200-1300 रुपए से स्टॉक भागा था। करेक्ट। हाँ।
अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, अब मैं आपको कहूंगा कि क्यों 2000 रुपए में भी लोग ओपन ऑफर में टेंडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये मैं इंटरेस्टिंग है बताऊं, सर। हाँ, तो उस लिहाज से क्यों आपके लिए अपसाइड बन सकती है वो समझना जरूरी है। पहली चीज तो पहले डिटेल समझ लीजिए। 11 जनवरी को ओपन ऑफर खुलेगा, आपको 24 जनवरी को खत्म होगा, और 8 जनवरी तक जितने शेयर एक्सेप्ट होंगे ओपन ऑफर में, टेंडर ऑफर है, आपको शेयर टेंडर करने होंगे 24 जनवरी तक, जितने एक्सेप्ट होंगे हो जाएंगे। उसके बाद जितने एक्सेप्ट होंगे, सपोज आपने 100 शेयर खरीदे, आज 100 शेयर खरीदने के लिए राउंड फिगर में आपको 1900 रुपए देने, करेक्ट। सपोज 50% एक्सेप्ट होते हैं तो आपको 2000 रुपए के दाम से 1000 रुपए आपके आ जाएंगे, बचे हुए आपके 50 शेयर की कीमत आपका मतलब आपकी कॉस्ट जो, और आप पूरे शेयर देंगे 50 शेयर वापस आपको रिफंड आ जाएंगे। तो 8 फरवरी तक आपके पास शेयर और पैसे दोनों वापस आ जाएंगे, यानी कि आपके लिए 1.25 महीने का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैसे 1.25 महीने से भी कम का बनेगा, क्यों वो मैं आगे बताऊंगा। अभी टेक्निकली 1.25 महीने का इन्वेस्टमेंट है। पहले समझ लीजिए, 4.25 करोड़ शेयरों का ओपन ऑफर है जी, ठीक है। क्यूबोटा 4.25 करोड़ शेयर खरीदना चाहता है। टोटल शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के, पब्लिक शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर को हटा दें, प्रोमोटर तो ओपन ऑफर में देंगे नहीं, तो उनको हटा दे तो है करीबन 8.25 करोड़, 8 करोड़ 27 लाख शेयर। उसमें से ऑलरेडी क्यूबोटा इनका शेयर होल्डर है, तो 1 करोड़ 22 लाख शेयर उनके पास है, तो बेसिकली 7 करोड़ शेयरों का पब्लिक फ्लोट है। 7 करोड़ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो टेंडर कर सकते हैं। अब उनमें से कौन कौन कर सकता है? राकेश झुंझुनवाला साहब के पास 64 लाख शेयर है, करेंगे नहीं करेंगे देखने वाली बात है। मुझे लगता है शायद नहीं करेंगे। हाँ, ओके। और कम से कम हमारा लिंक सुनेंगे तो शायद फिर सोचेंगे एक बार वापस से। इंस्टीट्यूशंस के पास करीबन 2 करोड़ 90 लाख शेयर है। सो इफेक्टिवली पब्लिक के पास 2.5 करोड़ शेयर है और 4.25 करोड़ का ऑफर है जी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो रेशियो सीधा 55% का आता है, क्योंकि आपका ऑफर साइज 4.25 करोड़ शेयर है और पब्लिक शेयर होल्डर 7 करोड़ है, तो 55%। लेकिन मेरा ये मानना है ये रेशियो 55% नहीं 75% या इसके ऊपर भी हो सकता है। तो अब फर्ज करें अगर आपने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर आपके कितने में? 1900 रुपए में। आपने टेंडर किए तो आपके लिए 75 शेयर एक्सेप्ट हो गए, 75% एक्सेप्टेंस रेशियो हुआ जी, तो बचे कितने? 25 शेयर। तो उन 25 शेयरों की कॉस्ट आपकी 1600 रुपए आ जाती है जी। 2000 रुपए में कंपनी ने लिया, आपकी कॉस्ट 1600, तो आपके लिए इतना क्वेश्चन है। ये तब है जब क्यूबोटा आपकी स्टेक ले रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि क्यों ये शेयर 2000 पर नहीं रुकेगा। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक कोफोर्ज का जी। कोफोर्ज का इस तरह का एक्विजिशन हुआ और वो स्टॉक देखिए कहां से 1500 2000 से 5000 हो गया। मैं ये नहीं कहता कि ये 5000 हो जाएगा, लेकिन इस स्टॉक की फेयर वैल्यू कम से कम 2500 से 3000 रुपए होनी चाहिए इन लेवल्स पे। क्यों? 80 रुपए के आसपास की ईपीएस अगले साल करेगा, इस साल के 65 से 70 रुपए की ईपीएस है एस्कॉर्ट्स की, और अगर आप 35 का मल्टीपल दे 80 रुपए पे 3000 रुपए का भाव हो जाता है। 30 का मल्टीपल दे 2600 रुपए आता है, 25 का दे तो भी 2400 रुपए। मतलब ये तो मिनिमम प्राइसेस हैं जहां पर आपको एस्कॉर्ट्स ट्रेड करना चाहिए, वो भी तब जबकि आपका फ्लोटिंग स्टॉक कम हो जाएगा, वो भी तब जब आपकी एक जापानीज एमएनसी कंपनी बन गई है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से एस्कॉर्ट्स बेचना ही नहीं चाहिए जिनके पास है, और ऐसे में मैं ये भी कहूंगा कि काफी लोग कैश में खरीदकर फ्यूचर्स में बेचते हैं हेजिंग करने के लिए, वो भी मत करिए, आप लेके छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको ओपन ऑफर की प्राइस टाइम आते आते ही आपको भाव 1975 आ जाए, तो आपका यही पैसा बन गया, ओपन ऑफर में देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके लिए रिस्क फ्री 3 से 5% कमाने का बहुत क्लियर कट मौका दिखता है। कैश में खरीदिए, ओपन ऑफर में टेंडर कर दीजिए, बचे हुए शेयर की कीमत आपके 1600 रुपए आती है। आपको हेज करना है तो करें, या अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं 4 लॉट खरीदिए, 1 लॉट हेज कर लीजिए, 3 लॉट खुले छोड़ दीजिए। मतलब आपको खरीदने डिलीवरी पड़ेंगे जी, क्योंकि आप ओपन ऑफर में देने के लिए इससे काम नहीं चलेगा, आपको डिलीवरी का पैसा लगाना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से जिन लोगों को शांति से बिना रिस्क, अब इसमें क्या रिस्क है वो भी बता दूंगी जी। रिस्क है कि किसी भी वजह से अगर ओपन ऑफर डेफर हो जाए, कंपनी वापस ले ले, वो तो हमें नहीं पता, जनरली नहीं होता, और स्पेशली इस तरह के एमएनसी प्रमोटर रेगुलरली स्टेक बाय भी कर रहे थे तो होता है। हाँ, तो होता नहीं, बट वो रिस्क हमेशा रहती है, वो हमें नहीं पता, वो कभी भी कुछ भी हो जाए। मार्केट रिस्क नहीं के बराबर है। हाँ ठीक है, बाजार अगर खराब हो तो हो सकता है स्टॉक 50 रुपए गिर जाए, लेकिन आपके 2000 रुपए में तो बाहर खड़े ही है ना, सामने आप ओपन ऑफर में दे सकते, तो खोने के लिए रिस्क नहीं के बराबर है, आने के लिए 3 से 5% सेफ है। और अगर ओपन ऑफर के बाद और एक्सेप्टेंस कम आई तो हो सकता है स्टॉक बाद में 2200, 2400, 2500 रुपए भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आप रख सकते हैं और ओपन ऑफर के लिए। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अभी खरीद लीजिए 1900 पर और ओपन ऑफर में टेंडर कर लीजिए। हाँ, और अगर ओपन ऑफर के पहले ही आपको 2000 मिल जाए,
यही बेच दीजिए, आपके 100 रुपए वैसे ही बन गए, बैठे-बैठे 4% बैठे बैठे बन गए, 5% बन गए, आपको तो उतना ही कमाना है। करेक्ट, और बाकी तो जिनका इन्वेस्टमेंट का व्यू है वो रखें 2,500 3,000 के लिए, वो एक अलग बात है। करेक्ट, ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, मतलब कम ऐसे मौके होते हैं जहां आपको क्लियर कट आर्बिट्राज मिलता है। आर्बिट्राज मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि ओपन ऑफर के बाद भी स्टॉक आपको दिख रहा है, मुझे तो और- मजबूत और दिखता है। मजबूत। फंडामेंटली जिस तरह की परफॉर्मेंस आएगी, फ्लोटिंग स्टॉक और कम हो जाएगा जी जो बेचने वाले लोग हैं वो बेच के निकल जाएंगे, जी स्टॉक क्यूबोटा को ट्रांसफर हो जाएगा, जी, तो नेचुरली और वैल्यूएशन आपके बेहतर ही होंगे, कम नहीं होंगे। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो नेचुरली। और अच्छा, क्यूबोटा ने एक और चीज बहुत क्लियर जी। कही, वो एस्कॉर्ट्स को हब बनाना चाहते हैं हाँ। अपने बिजनेस का। Correct। तो बिजनेस यहाँ से बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और मुझे याद है 1100-1200 रुपए के आसपास भरत मरान साहब से हमने बात की जी। थी, तब से स्टॉक मतलब जो यू टर्न लिया, जो भागा, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने बिजनेस आउटलुक का बोला, बिल्कुल। कमाल है, अभी भी कमाल कर सकता है। तो सारे फैक्टर्स इसके फेवर में आ रहे अच्छे हैं। हैं। चलिए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एफडी के सामने ढंग ढंग के रिटर्न मिलते हैं, 5% आपको साल भर में और क्या मिलता है, 1.25 महीने में 5% 4% बन जाए तो बुरा नहीं है। ये है। चलिए, तो आप चाहें तो एक जिनको कम और शांति वाले रिटर्न से संतोष है, उनके लिए ये स्टॉक बन सकता है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से एस्कॉर्ट्स मेरे ख्याल से कल या परसों वागले साहब ने भी राय दी थी, एक बार वागले साहब से चार्ट्स पे राय ले ली जाए। वागले साहब चार्ट्स देखिए एस्कॉर्ट्स के। अनिल जी, मैंने ये कहा था कि पोजिशनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कल, क्योंकि ये बैंड में जाने के संकेत थे। मैंने कहा था कैफेरो में 1-2 दिन के व्यू से आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात करेंगे तो मेरा पहला टारगेट 2000 का होगा, दूसरा टारगेट 2150 का होगा। अगर आप महीने 1.5 महीने की बात करेंगे तो इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, और 1870 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1860 का रादर, और आपका पोजिशनल टारगेट 2050-2100 तक का होना चाहिए 1 से 1.5 महीने के व्यू से। ओके, तो 2050-2021 तो 1 महीने 1.5 महीने, तो वही बात कर रहे हैं वागले साहब की, ओपन ऑफर के बाद स्टॉक में और ओपन ऑफर के प्राइस के भी लेवल आ सकते हैं ऊपर के, उस पर रखनी है आपको नजर। आइए जल्दी से आगे बढ़े, उससे पहले जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने से पहले जल्दी से एक कैश का ऑप्शन लेकर जय ठक्कर तैयार है। जय से लेते हैं कैश का ऑप्शन। बताइए जय। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। 17,500 का कॉल तो अनिल जी हमारा ओपन ही है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। अभी एक और ऑप्शन दे रहा हूं मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। 17,500 तक पोजिशनल कॉल अनिल जी जो हमने 50-55 जो भी रेंज में दिया है, बट अब 17,100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है 236 पर। 174 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 278 से लेकर 314 ये टारगेट्स के लिए खरीदना है 17,100 का कॉल निफ्टी का। फाइट है रूल्स एंड बेयर्स में अनिल जी 17,200 को लेकर, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,100 17,050 17,150 एक ऐसा जोन है, कंफर्ट जोन है बुल्स के लिए एटलीस्ट आज एक्सपायरी के लिए, और वो आज ब्रेक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लोअर लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट अच्छा देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बैंक्स अनिल जी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आज 35,000 के ऊपर, 35,100 के ऊपर क्लोज देने में। सो आई थिंक रिस्क लॉट पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी का 17,100 कॉल इस लेवल्स पर सही बन रहा है, इसको खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय निफ्टी का 17,100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की जय की तरफ से आती हुई है। स्टॉप लॉस जय 136 रखा जाए या 174? 174 अनिल जी, 174, 236 पर खरीदना है, 174 का स्टॉप लॉस। राइट, 236 के आसपास खरीदना है, 174 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए राय। आइए जैन साहब है तैयार, बिगुल जैन साहब का जेम्स। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताइए जैन साहब। जियो जी जबरदस्त कंपनी है, अगेन एक ब्रोकिंग कंपनी है। सिंस मैं भी इंडस्ट्री से हूं तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में, और LIC का IPO आने वाला है जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। बहुत बड़े अकाउंट के नंबर्स खुलेंगे, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में अकाउंट्स खुले हैं, तो और ये कंपनी भी गजब की कंपनी है। देखिए BNP पारिबा इसमें मेजर शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, फिर राकेश झुंझुनवाला 7.5%, KSIDC 8.5%। तो इस तरीके के शेयर होल्डर्स इस कंपनी के, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है। 103 के लेवल्स ऊपर दिखाया हो, उसके सामने अगर आपको 72-80 के लेवल्स पे मिलता कोई स्टॉक, 75-80 के लेवल्स पे, तो बहुत बढ़िया है।
स्टॉक का पीएस है 12, 29 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 5%। तो इस तरीके के डिविडेंड यील्ड के साथ कंपनी काम कर रही है। प्रॉफिट की कैगर 26% के लगभग रही है पिछले 5 साल की, और लास्ट के 4-5 क्वार्टर गजब के गए हैं। हरदम ये 9-10 करोड़ रुपया कमाती थी, अब पिछले 5 क्वार्टर से मतलब 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़, 144 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे कंपनी का पैट है। तो 1700 करोड़ की कंपनी, 144 करोड़ का पैट, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन कंपनी है। और कंपनी की पेट देखिए इंडिया में तो है ही है, बाकी गल्फ में गजब की पेट बना रखी है, और ऑनलाइन वाइज भी कंपनी गजब का काम कर रही है। काफी इन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में लेवल्स पे ले और आराम से 90 रुपीज के टारगेट किए। जैन साहब, आपका गला तो ठंड की वजह से ही बैठा होगा। या बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पे जबरदस्त ठंड पड़ी हुई है, और हीटर से निकलते अंदर घुसते बाहर घुसते गजब का गला बैठा। हमने आपके लिए कोशिश की है, जो कुणाल जी की शब्दों में खोज जारी है। 2 चीजें बनवा रहे हैं हम, एक पॉकेट एसी और पॉकेट हीटर। तो जब भी आप, वैसे ऐसा मैंने सुना जापान में ऐसा बना था, जापान में ऐसा आविष्कार हुआ था पॉकेट एसी का। पॉकेट एसी, वाह। तो अगर आप घूमे, शायद गूगल करेंगे आप, तो आप अगर घूमते हैं पॉकेट में वो रखकर ऑन करके, तो आपके शरीर को ठंडा रखता है। तो जैन साहब और सुनील जी दोनों का गला इतना, कल मस्ती की पाठशाला कैंसिल कर दें क्या? नहीं सर, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं तो फिर। मैं तो ठीक हूं अनिल जी। चलिए, मस्ती की पाठशाला के नाम से सब ठीक हो जाएंगे, मस्ती कौन नहीं करना चाहता। तो कल दोपहर 3:30 बजे आपके साथ मस्ती की पाठशाला होने जा रही है। लेकिन आइए जल्दी से एक बिगुल किरण जी के लिए, और उसके बाद बसीन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। बताएं किरण जी। अनिल जी, बाय करने का स्टॉक है और एक बुलिश पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। 730, 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स, इधर ही बाय करना है। स्टॉप लॉस सिर्फ 3 रुपए नीचे, 727 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 2 दिन का व्यू लेना चाहिए, मंडे तक का। तो आपका टारगेट रहेगा 750 का। तो मेरा मानना है कि ये एक बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो इधर टाटा कंज्यूमर बाय करने की सलाह हो। टाटा कंज्यूमर्स में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई आपके लिए किरण जी की तरफ से। आइए करते हैं बसीन साहब से भी मुलाकात। गुड मॉर्निंग बसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज कैसे देख रहे हैं, एक्सपायरी किन लेवल्स पे होने की उम्मीद है? अनिल जी, एक्सपायरी का तो मैं एक्सपर्ट नहीं कह सकता, 17,200 के करीब हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कह रहा हूं अगली एक्सपायरी 18,500 पे होगी। और ये भी कह रहा हूं कि ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रांस, यूके और डाउ जोन न्यू हाई पे है। अब या वो सही है और हम गलत है, या हम सही है वो गलत है। तो मुझे लगता है आज ये लास्ट डे ऑफ द स्टॉर्म है। हमारे यहाँ 2-3 हफ्ते में जो भी इसका केस बढ़ने हैं और घटने हैं वो सब हो जाएगा, और ये मौका फिर नहीं आएगा। बजट से पहले 18,500 मुझे दिखता है, और मुझे कोई चेष्टा नहीं कहने की कि अगर ग्लोबली मार्केट्स न्यू हाइस में हैं तो इंडिया विल फॉलो सूट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आज की एक्सपायरी 17,200 पे कट जाए तो मेरे हिसाब से 0.38 रिट्रेसमेंट है। नेक्स्ट लेवल विल बी 17,500 which can come next week, and then once we cross and head towards 18,000 then we will talk of more bullishness, but this is an opportunity to get into good stocks. तो अगले महीने की एक्सपायरी 18,500 के ऊपर होने की संभावना जनवरी के अंत में। तो महीने भर में यहां से करीबन 1200-1300 पॉइंट की एक बढ़िया तेजी और बन सकती है, ऐसा मानना है बसीन साहब का। बहुत ही बढ़िया बसीन साहब, बताएं सर फिर अब ऐसे में अपडेट्स भी और आपके फ्रेश नए स्टॉक्स भी। तो अपडेट अनिल जी, कल मैंने आपको एक बहुत चॉइस स्टॉक दिया था जो डिजिटल हेल्थ केयर प्ले पे है, न्यूरेका। अभी भी मैं कह रहा हूँ वो शेयर अभी चाहे 15-20% बढ़ गया है, कुछ भी नहीं बढ़ा। अनिल जी, 1 करोड़ वाला हर आदमी आज करोड़ रुपए की हैसियत रखता है, या 2 करोड़ या 5 करोड़। सबसे पहले उसे चाहिए क्यूरेटिव, क्यों वो बीमार, क्या क्योर है, फिर वो जाता है प्रिवेंटिव, फिर प्री डायग्नोस्टिक और फिर डायग्नोस्टिक। ये सारा आपको एक ही ऐप पे मिलता है जो आपका पूरा हेल्थ केयर का फिनोमिना आपको बता देता है। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच मोर देन दिस
और ये एट अ टाइम जब फियर के लिए आप कुछ भी दवाई और पैसे के लिए खर्चते हैं, ये चीज आपको अनप्लेबल है। तो 2500 का भाव मैं अभी भी होल्ड करता हूं और आपका आउट परफॉर्मर है। कल मैंने आपको यहाँ 1400-1420 पे कहा था, आज वो आउट परफॉर्मर है, लेकिन अभी 2500 रुपए कम से कम इसका भाव जाएगा अनिल जी। ये मेरी कैश की कॉल थी। बाकी मैं आप कहे तो मैं फ्यूचर के भी 2 दूं या 3 शेयर ऐसे बताऊं जो मुझे लगता है अगले महीने आउट परफॉर्म करेंगे। तो वो भी मैं आपसे पूछूं, उससे पहले आपकी एक और पुरानी कॉल पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं, वो है बॉश लिमिटेड। आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी बॉश लिमिटेड को लेकर के, जो एयरबैग्स है वो सरकार ने कंपलसरी कर दिए हैं 1 तारीख से। तो जाहिर सी बात है कि अब और डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी और सारी नई और पुरानी गाड़ियों को अब एयरबैग्स लगाने होंगे। बॉश पर भी एक बार राय दे सर, इन्वेस्टर्स के लिए क्या लॉन्ग टर्म टारगेट्स उन्हें रखने चाहिए? सर 20 से 22,000 का टारगेट कम से कम, क्योंकि आप ये लेके चलेंगे कि जो आपकी ऑटोज में जिस तरह से डिमांड है और जिस तरह से सेमीकंडक्टर वगैरह ठीक होएगा, आई थिंक दिस विल बी अ नो ब्रेनर। तो बॉश इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो, ये मेरे कहने की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अब बताएं सर आज की आपकी सारी पिक्स। देखिए अनिल जी, तीनों शेयर लाजवाब शेयर हैं और मैं कह रहा हूं होने ही चाहिए और इस महीने जनवरी में आउट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक, जो ये 2 दिन में रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स है वो सब हो जाएगी। आपको बोलूं योनो एज ए प्लेटफॉर्म इज बिगर देन ऑल फिनटेक्स पुट टुगेदर, और आप जान सकते हो जियो से ज्यादा लाइमलाइट और विजिबिलिटी योनो की है। तो स्टेट बैंक इज अ नो ब्रेनर। 452-53 में लीजिए, 525 का भाव आपको जनवरी में दिखता है। अब उसके लिए स्टॉप लॉस आपने लगाना है तो 10-12 रुपए आप देख लीजिए वॉलेटिलिटी का, लेकिन मिस मत कीजिए। 10% स्टेट बैंक बढ़ेगा और बैंक निफ्टी को खींचेगा 33,000। दूसरा बाय अगेन, जो मैं कह रहा हूं, मैंने रिसर्च से कह रहा हूं, मदरसन सुमी विल बी एन आउट परफॉर्मर। 217-18 में लीजिए, 225 का टारगेट, 212 का स्टॉप लॉस। और टॉप पिक फॉर 2022 इज अमर राजा बैटरी। ये जो नॉर्वे की कंपनी के साथ लिथियम आयन में उनका हिस्सा बनना है, ये शेयर यहां से री रेट हो जाएगा। 700 का टारगेट है, उससे कम नहीं बेचना, और 605-7 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन ये तीनों शेयर जनवरी में आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। मदरसन सुमी और अमर राजा बैटरी 2 ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स यहां पर खरीदारी करने की राय। और एसबीआई फिर से भरोसा बरकरार है बसिन साहब का। और नीरो का कल का 1465 का पिक 2000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ जबरदस्त एक्शन में ये है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बसिन साहब, ये सारी बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर शामिल आती हुई दिख रही है। लेंटस सोल स्टार इंजेक्शन के पेटेंट के रिवाइवल को मंजूरी नहीं मिली है। ये मंजूरी नहीं मिली है और ये खबर बायोकॉन के लिए अच्छी है, जो खबर आती हुई दिख रही है। तो बायोकॉन के शेयर पर फोकस कीजिए, बायोकॉन के शेयर के लिए एक अच्छी खबर है। सनोफी को ये मंजूरी नहीं मिली क्योंकि सनोफी इसको पेटेंट करवाना चाहता था और यूएस कोर्ट ने मना कर दिया कि सनोफी पेटेंट नहीं कर पाएगा। और जो जिसके अगेंस्ट में करवाना चाहता था वो बायोकॉन की सब्सिडरी माइलेन है। माइलिन की जो कंपनी है, सब्सिडी कंपनी है, उसके अगेंस्ट में सनोफी चाहता था। तो बायोकॉन के लिए बड़ी पॉजिटिव। पिछले साल अगस्त में इन्होंने ये यूएस मार्केट में लॉन्च किया था, तब से फिर ये पेटेंट का मामला चल रहा है। तो ये सिंगल यूज इंसुलिन का इंजेक्शन होता है जिसके पेटेंट फ्रेंच कंपनी सैनोफी के पास है। अब यूएस अपील कोर्ट ने ये ट्रायल होल्ड करा है और जो 4 पेटेंट सैनोफी के थे उनको इनवैलिडेट कर दिया, यानी कि पूरा हक है बायोकॉन माइलिन को इस इंसुलिन इंजेक्शन को बेचने का। $1 बिलियन से बड़ा मार्केट है, तो बायोकॉन के लिए बड़ा मार्केट। इंसुलिन इंजेक्शन तो सर यूएस में तो बहुत ही बड़ी मार्केट है सर। और ये 20 से 25 रुपए के मुंह वाला खबर है जो बायोकॉन के लिए बनता है, जिससे आपसे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आते हैं। क्योंकि जो कंपनी कह रहा हूं इसको वाइट्रीज, माइलिन की कंपनी है, माइलिन की कंपनी है वाइट्रीज। हाँ, उसके लिए बड़ी खबर है और जाहिर सी बात है वो कंपनी बायोकॉन की है। तो बायोकॉन के लिए ये बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। बायोकॉन, सिंजिन भी कल मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था। बायोकॉन और सिंजिन दोनों स्टॉक बड़े मजबूत नजर भी आ रहे हैं। तो बायोकॉन के लिए अच्छी बड़ी खबर और बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर आने की संभावना दिखी। तो बायोकॉन के शेयर पर ही फोकस किया जाए। मुझे नहीं पता बायोकॉन आप में से कल किसने रिकमेंड किया था या सिंजिन किसने रिकमेंड किया, तो मैं उसी के पास आता हूँ। नहीं तो फिर मैं मेरी मर्जी से तो सवाल किसी से तो पूछ ही लूंगा। जय, बताइए जरा बायोकॉन पर अपनी राय।
बायोकॉन बढ़िया लग रहा है अनिल जी, फार्मा पूरा सेक्टर अच्छा लग रहा है। और जहां तक बायोकॉन का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में लगभग जैन सीरीज में 380-85 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पर हमें देखने मिलने चाहिए, और अगर वो लेवल्स पे से ब्रेकआउट आता है अनिल जी तो ये 400 के पार भी जा सकता है। जो हिसाब से ये स्टॉक में क्लियरली एक टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है अनिल जी। और दूसरी ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये अभी अपने 50 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ लगभग 355 से लेके 360 की जो रेंज है ऑन द इमीडिएट बेसिस में एक अच्छा सपोर्ट बनकर निकल रहा है। बायोकॉन अनिल जी यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, और विद दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंजीन में भी एक क्लियर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है डेरिवेटिव डेटा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं, और यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने मिलेगा अनिल जी सिंजीन में। सो दोनों ही स्टॉक्स यहाँ से एक तेजी दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर तेजी की राय दोनों स्टॉक पे। बायोकॉन पर एक विशेष टिप्पणी बंसल जी भी करना सर। बंसल जी बताएं सर। देखिए, पहले तो अनिल जी दीपांशु को, अनिल जी मेरे को उसकी दीपांशु की नॉलेज पे अनिल जी मतलब की बड़ी वो है कि इतना मतलब कि फास्ट ये चीज को करते हैं जो इंसुलिन से इन्होंने करा। अनिल जी एक लॉन्ग लास्टिंग अनिल जी इंसुलिन इंजेक्शन है, प्री फिल्ड उसमें आता है। ये बेसिकली क्या है, एक पेन के अंदर 30 इंजेक्शन लग जाते हैं, और काफी मेजर अनिल जी ये डेवलपमेंट है बायोकॉन के लिए। तो टर्न अराउंड हो सकता है, तो वर्थ रिस्क टेकिंग लगता है। मुझे लगता है 360 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। 380-385 पे टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और 380-385 के टारगेट आ सकते हैं। और इस बीच वागले साहब भी एक कॉल देना चाहते हैं। आई डोंट नो वागले साहब का बायोकॉन पर ही कॉल है या किसी और पर, क्योंकि बायोकॉन पिछले 5 दिनों में 2 बार वागले साहब की तरफ से रिकमेंडेशन लिस्ट पे आया। तो मैं सीधा बिगुल बजाकर चलता हूं वागले साहब के पास। वागले का वंडर बताएं वागले साहब। अनिल जी, आपने जो सिंजीन के बारे में पूछा था वो आई थिंक कल सचिन जी ने उसको कवर किया था, और मेरे को बायोकॉन अच्छा लग रहा है। मतलब 380 तक पोजीशनल मेरा व्यू है, और मेरा कॉल बायोकॉन पे नहीं है लेकिन एक फार्मा स्टॉक पे है। वो स्टॉक है कैडिला, और हमने यही लेवल पे अभी 5 मिनट पहले हमारे क्लाइंट्स को दिया है 74, 77, 478 के आसपास। यहां पर बाय करें, 477 तक ऐड करें, 471 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ये 495 तक 1 से 2 दिनों में स्टॉक जा सकता है। 495 तक के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी केडिला में। इस वक्त ये आती हुई दिख रही है आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और 2022 को लेकर हम लगातार आपके सामने एक्सपर्ट्स का एक दमदार पोल लेकर आ रहे हैं। पहले दिन आपने देखा कि निफ्टी कहां तक जा सकता है, कितना बढ़ सकता है। दूसरे दिन सोने पर आपने राय ली। कल प्रॉपर्टी के लिए हमने बताया कि खरीद लीजिए, आप खरीदना चाहते हैं। और अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप डिपॉजिट्स करवाना चाहते हैं, एफडी यानी कि अगर आप फिक्स इनकम एफडी, बैंक डिपॉजिट्स या म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर हैं, तो आज का पोल आपके काम का है। आशीष चतुर्वेदी फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बता रहे हैं कि ब्याज दरों को लेकर 2022 का क्या आउटलुक है। आशीष बताइए क्या निकल कर आया है पोल में। सर, जानकारों से विस्तार में बात की, लगभग सभी को अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन की चिंता है। वो मान रहे कि आरबीआई जो है साल 2022 में करीब 60% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि दरें जो है आधे से 1% तक जो है वो बढ़ सकती है। 30% मान रहे हैं कि कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी अभी तक अगर आप देखें तो प्रो ग्रोथ रही है। ग्रोथ को काफी सहारा दिया है, लिक्विडिटी बाजार में इंजेक्ट किया है, और इन्फ्लेशन को दूसरे मेजर से जो है मैनेज कर पाएंगे। लेकिन 10% ऐसा मान रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक है, अर्थव्यवस्था को और सहारा चाहिए, बाजार में लिक्विडिटी होगी तो इक्विटी मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। तो आधे से 1% की कटौती के पक्ष में 10% है, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखें तो 60% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि साल 2022 थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है, और आधे से 1% की बढ़ोतरी जो है आपको ब्याज दरों में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ब्याज दरों में आधा से 1% तक की बढ़ोतरी माने हर चीज बढ़ानी है क्या 2022 में आशीष आपको? गोल्ड भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, इक्विटी मार्केट भी बढ़ेगा, ब्याज दर भी बढ़ेगा, ऐसा कैसे सर हो रहा है? पोल है सर, ये निष्पक्ष पोल है, और जानकारों से सर जुड़ेगा हमारे साथ 31 दिसंबर 2022 को, तब हम खोलेंगे आशीष के पोल की खोल, पोल की पोल, पोल की पोल, आशीष के पोल की पोल खुलेगी 31 दिसंबर 2022 को। बिल्कुल सर, मान भी नहीं खुलेगी। नहीं, पोल नहीं सर, रेडी है ना, तैयार है, क्योंकि सर है इन्फ्लेशन की चिंता। बाजार के जानकार तो फंडामेंटल वाले तो बात कर ही रहे हैं कि इन्फ्लेशन कर ही रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। अब मैनेज नहीं कर पाए तो दरें तो बढ़ानी पड़ेंगी। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि सब कुछ कैसे बढ़ा। अगर ब्याज दरें बढ़ेगी तो इक्विटी भी बढ़े, गोल्ड भी बढ़ा। गोल्ड तो बढ़ सकता है ब्याज दरों के साथ, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी प्राइसेस हाँ बढ़ सकते हैं,
ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है? आपका पोल सही होगा ऐसा लग रहा है। चलिए, तो आशीष कल भी एक और पोल लेकर आएंगे। हाँ सर, कल एक और इंटरेस्टिंग पोल आने वाला है आशीष की तरफ से। नए साल में कैसा रहेगा बाजार, उसमें एक मुद्दा और है। रोज कुछ न कुछ हम अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें, ताकि आपको एक बार पता चले कि भाई मार्केट अपनी कलेक्टिव विजडम में, सामूहिक सोच में क्या सोच रहा है, वो आपको पता चले। आइए बढ़ाते हैं आगे 10 की कमाई को। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। बाजार एकदम सपाट, एकदम स्टेबल इस समय 17,250 के करीब। निफ्टी 35,000 का लेवल वापस रिक्लेम करते हुए बैंक निफ्टी। मंथली एक्सपायरी का है दिन और थोड़े उतार चढ़ाव के बीच एकदम सपाट है बाजार, बट निचले स्तरों से रिकवर होकर अच्छी मूव इस समय दिखा रहे हैं और डेज हाई पर आते हुए दिखे। रुपए पर भी आपको थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। पिछले कुछ दिनों से जो पुल बैक है उसका ट्रेंड है बरकरार। 74.50 तक रुपया आपको आते हुए दिख रहा है, तो आज भी थोड़ी मजबूती रुपए से आपको आती हुई दिख रही है। आइए, कुछ बेहतरीन कॉल्स भी हमारे साथ तैयार और थोड़ी देर में बग्गा साहब भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। पर पहले एक बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है कोफोर्ज में खरीदारी की राय है। कल के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक अच्छा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बना है जिस वजह से हमने चुना है कोफोर्ज को, और इस पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसका कि बड़ा ब्रेकआउट कोफोर्ज में आता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 5640 पर 5640 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट है 5900 का, इवेंचुअल टारगेट है 6050 का। खरीदारी की राय है कोफोर्ज है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ रजत बोस सर और साथ ही सिद्धार्थ सेदानी साहब। उनसे लेंगे कुछ बेहतरीन पिक्स, लेकिन उससे पहले बाजार के जाने माने दिग्गज और एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हमारे साथ हैं कार्यक्रम में शामिल। बग्गा साहब, बधाइयां, क्योंकि अगर S&P एक साल में 70 बार रिकॉर्ड बनाए, हमारे पास आपके अलावा कोई है नहीं जिसको हम इसकी बधाई दें, तो आप ही स्वीकार कर ले सर सारे अमेरिका के बिहाफ पे। आपको भी बहुत बधाई अनिल जी। और 1995 पिछले 100 साल में सिर्फ एक बार 1995 में 75 बार ही नया रिकॉर्ड बना था। ये ओमिक्रॉन का संकट आ गया 24 नवंबर को, नहीं तो इस साल 80 बार ही करना था अनिल जी। नवंबर में तो ट्रेजेक्ट्री था कि 80 बारी करेंगे, तो पीछे रह गया। 1995 का रिकॉर्ड रह गया अनिल जी। अरे सर, वो तो पहले पता नहीं था, नहीं तो स्पीड बढ़ा देते। मतलब कई बार वो ऐसा होता है ना कि आप चेज कर रहे हो तो आपको मालूम है कितने बनाने रहे, इस रन रेट से बनाने हैं, तो वो आइडिया होता है अमेरिका वालों को, तो शायद, है ना। वो भी टाइम आएगा अनिल जी। मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था जब आप ये 2022 की आउटलुक दे रहे थे, और आपने कहा कि एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड आया है कि डोमेस्टिक निवेशक अब इस मार्केट में इंपॉर्टेंट हो गए। डोमेस्टिक DIIs और हमारे घरेलू निवेशकों ने मार्केट को संभाला। तो वो भी दिन आएगा अनिल जी जब अमेरिका जब खुल रहा होगा, बोलेंगे देखिए आज भारत के रुझान ऐसे हैं तो हमारा मार्केट ऐसे खुलने की उम्मीद है। वो भी दिन आएगा अनिल जी, बिल्कुल आएगा सर। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना समझना चाहता हूं, चूंकि तेजी भरपूर होती दिख रही है, कहीं अब तक के हाईएस्ट आंकड़े आए एक दिन के कोरोना के पेशेंट्स के, ठीक है ना सर, और कल ही रिकॉर्ड हाई बना दिया डाउ और S&P ने।
ये मतलब दोनों ऐसा क्यों, मतलब इधर कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं, इधर हाई बढ़ रहा है, तो हम क्या मतलब क्या समझे इससे? जी अनिल जी, यही है कि नंबर बढ़ रहे हैं, बट ये जो वेरिएंट आया है ना, तो ट्रांसमिशन इसका 3 गुना से 9 गुना ज्यादा है डेल्टा से। ये डेल्टा को पहले खत्म करेगा। डेल्टा जो ज्यादा खतरनाक था, जो 15% हॉस्पिटलाइजेशन थे डेल्टा के, इसमें ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहे। तो अगर आप यूके देखें, जहां 1,20,000 हो गए, अब वो अगर भारत की तुलना में आप पॉपुलेशन की तुलना करें, वो ऐसा है कि 26 लाख अगर भारत में दिन के केस हो तो यूके का 1,20,000 बनता है। तो 26 लाख पे आप सोचिए, हम जो मई की वेव का चरम सीमा था, लगभग 5 लाख पर दिन संक्रमण थे। तो इतना हाई नंबर्स है, फिर भी क्यों मार्केट्स नहीं विचलित हो रहे? क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बहुत कम है। जनवरी के पीक से और मई के पीक से यूके में देखिए, यूएस में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, और साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी टर्न हो गया। बट साउथ अफ्रीका हम ये कह रहे थे वहां पे गर्मियां हैं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर है। तो क्या वो गर्मियों के कारण है, या उसकी पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन की तरह बहुत यंग पॉपुलेशन है, तो क्या इसलिए टर्न हुआ? तो वो डेटा साइंटिस्ट ने इतना स्ट्रांगली नहीं लिया। 1 महीने का डेटा आ गया साउथ अफ्रीका से, और वहां पे क्या हुआ, प्लेटो हो गया। जो 500 से 23,000 प्रतिदिन बढ़े केस, वो 23,000 पे रुक गए उसके बाद। तो अब यही लग रहा है 15-20 दिन में इसका पीक आ जाएगा वायरस का। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे, मौतें नहीं बढ़ रही, तो लोगों को होगा, और फिर क्योंकि ये इतना फैलेगा, सबको हो जाएगा 1-2 दिन के लिए माइल्ड केस में, और फिर लोगों की इम्यूनिटी बन जाएगी, अपने आप ये वायरस खत्म हो जाएगा। ये बेस्ट केस सिनेरियो है अनिल जी। नहीं तो आप जो कह रहे थे सर, आप जो कह रहे थे अभी कि ये जो आया ओमिक्रॉन, ये डेल्टा को मार देगा, ठीक है जी। अब ये ओमिक्रॉन अपने आप मर जाएगा कि इसको मारने के लिए कोई और आएगा? नहीं, जब सबको हो जाता है ना, फिर उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। अरे थैंक ये है कि वायरस के ये है, वो देखिए, इसमें 39 म्यूटेशंस हैं। तो म्यूटेशन तो रोज हो रहे हैं, क्योंकि एक बॉडी में अनिल जी 39 है सर। कितने आ गए अभी तक बाहर? हाँ जी, कितने बाहर आ गए 39 में से? नहीं, इसके 39 म्यूटेशंस हैं इसमें। ये इस वायरस में 39 म्यूटेशन है। ओमिक्रॉन के तो आप सोचिए, इतना सा सेल है जो माइक्रोस्कोपिक है, और ट्रिलियंस ऑफ ये वायरस है हर एक संक्रमित बॉडी में। तो कितने उसके नेचुरल वेरिएशन बनते रहते हैं, मरते रहते हैं। कुछ होता है जो जंप कर जाता है, जो नेचुरल एवोल्यूशन से। बट वायरस के अपने हित में ये रहता है कि एक वो माइल्ड फॉर्म ले ले जो एंडेमिक बन जाता है। तो नेचर में ऐसा एवोल्यूशन होता है कि खतरनाक वायरस क्या होता है, जो बॉडीज संक्रमित होंगी, जो मर जाएंगी बॉडीज, वो आप जला देंगे या उनको किसी तरह से आइसोलेट कर देंगे, तो वायरस खत्म हो जाता है। तो अपने बचने के लिए वो ऐसा रुख ले लेता है कि नॉर्मल सीजनल फ्लू, सीजनल कोल्ड बन जाए। ये सार्स वायरस ने भी किया। जब एशिया में वायरस आया, उसके अगले साल तक ये बहुत ही एक मॉडरेट वायरस बन गया। अब हर साल आता है, हम थोड़ा देखते हैं जी, बर्ड फ्लू आया, पिग फ्लू आया, ये ह्यूमन फ्लू आया, और उसके बाद निकल जाता है। उसके बाद हम देखते नहीं फॉलो अप न्यूज आते हुए। तो ये एंडेमिक बन जाएगा, मुझे लगता है 1 साल में बन जाएगा। दूसरी बड़ी बात है वैक्सीनेशन। जिस तरह से 900 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए, 720 करोड़ दुनिया में लोग हैं, 900 करोड़ वैक्सीनेशन दुनिया भर में हो गए हैं, और लगभग रोज के 4 करोड़ वैक्सीन के टीके लग रहे हैं दुनिया में। तो आप बहुत तेजी से 1200-1300 करोड़ की तरफ आप पहुंच रहे हैं अगले 4 महीने में, जबकि लगभग पूरा विश्व कवर हो जाएगा 2 वैक्सीनों से। तीसरा है जो ट्रीटमेंट अब आ गए, फाइजर और मर्क दोनों की ऐसी गोलियां आई हैं, जैसे हम घर बैठे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, डॉक्टर से कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी ये फलानी एंटीबायोटिक 5 दिन ले लो, वो वायरस की दवा आ चुकी है। तो घर बैठे आप वो दवाई ले सकते हैं। भारत में जेनरिक की परमिशन और आ जाएगी कुछ ही हफ्तों में, और बनने लग जाएगी ये दवाई भारत में भी। तो आप घर बैठे भी जैसे जुकाम के लिए दवाई लेते हैं, बिना दवाई के 7 दिन में ठीक होता है, दवाई के साथ 8 दिन में ठीक हो जाता है। वही इस वायरस का हाल होने वाला है। बिना दवाई के 7 दिन में, दवाई के साथ 1 हफ्ते में, 8 दिन में। लेकिन वो जो वायरस के बताए ना आपने 30-40 म्यूटेशन, मेरे को कभी बोला इतनी जरूरत क्या इतनी घुसने के अंदर। कभी तो हमारे मार्केट में भी ऐसे होता है, सर तो जानते हैं अच्छे से
कभी एक्सेसिव रिसर्च करने से आदमी स्टॉक खरीद नहीं पाता। किसी कंपनी की जरूरत से ज्यादा रिसर्च कर लो ना, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है सर, आप तो जानते हैं जैसे कि जितनी बढ़िया और बड़ी कंपनियां आई हैं मार्केट में उतरी आईपीओ है, उनके एम्प्लॉय कोटा कभी सब्सक्राइब ही नहीं होते। क्योंकि जो आदमी उसी कंपनी में काम कर रहा है ना, उसको मालूम है, उसको उसकी वैल्यू समझ गया, खुद लगाता ही नहीं पैसा। और फिर सोचता अरे हमारा आईपीओ 10 गुना भर गया, 20 गुना भर गया, कौन लगाता है पैसा? तो वैसे ही हाल है। तो जरूर से ऐसी कंपनी में कौन डालेगा, खुद ही वो सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट होता है ना अनिल जी। इंग्लिश में जो आपको हिंदी है, आप बताइए इसको हिंदी में कैसे कहें? फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट जो हो जाता है। पहले सर याद करूंगा ये जो आपने बोला पूरा अच्छे से, और उसके बाद बंसल जी से इसका हिंदी में अनुवाद। बंसल जी हिंदी में अनुवाद, ओवर टू यू बंसल जी। देखिए अनिल जी, एक ही चीज समझ में आई है कि ज्यादा जो अभी आपने बोला, कहीं भी अनिल जी ज्यादा रिसर्च कर लो किसी भी चीज में तो ना वो चीज अनिल जी होती नहीं है। जैसे आपने बोला कि ज्यादा स्टॉक में रिसर्च कर लो, फिर आप अनिल जी वो भी देखे जो लोग जो सिंगल है अनिल जी, वो भी ज्यादा अनिल जी R&D कर रहे होते हैं, तभी सिंगल रह जाते हैं। अनिल जी रिसर्च अनिल जी इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। जो मिल रहा है इसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले। किसके लिए बोला यार, समझ जाए हम अपने आप। ठीक है, हम अपने आप समझ। चलिए बढ़ते आगे। अनिल जी ये सब चीजें अनिल जी कल मस्ती की पाठशाला में अनिल जी उजागर होंगी। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते। तब तक पालविया साहब है तैयार अपनी 10 की कमाई का बेहतरीन स्टॉक देने के लिए। बताएं सर। अनिल जी 2 स्टॉक है। पहला स्टॉक F&O सेगमेंट से, उसमें एशियन पेंट हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में जो एक करेक्शन था कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ वीकली चार्ट पे, हमें लगता है अभी ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 3390 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहाँ से जो टारगेट बनना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे, वो आना चाहिए करीब 3500 के आसपास के। तो 3500 के टारगेट के लिए एशियन पेंट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 3340 के आसपास का। और जो दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस। ये स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक में जो एक करेक्शन हुआ था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। 112 रुपए 50 पैसे के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है पोजिशनली टारगेट जो आना चाहिए करीब 135 से लेके 140 तक की अपसाइड एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 105 के आसपास का। 105 का स्टॉप लॉस, 135 से 140 के टारगेट के लिए एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, ये है आपके लिए 10 की कमाई का शेयर। और मालामाल वीकली में भी ये हमारा स्टॉक रहा था फेवरेट, और 45-50 रुपए के आसपास हमने इसे रिकमेंड किया था, मुझे अच्छे से याद है। ये स्टॉक है जो कमाल करने के लिए तैयार। आइए बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी हमारे 2 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, सिद्धार्थ सेडानी साहब और साथ ही रजत बोस सर। तो सिद्धार्थ जी तो आ ही चुके हैं, तो कर देते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग हमारे सारे ही पैनलिस्ट को। आज के दिन में लॉन्ग टर्म स्टॉक जो लाए हैं वो है टाटा ग्रुप की कंपनी रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 350 रुपए का। अनिल जी आप बहुत बार कहते हैं कि मैं राउंड टोटल वाले टारगेट नहीं लाता हूं, इस बार राउंड टोटल वाला टारगेट है 350 रुपए का टारगेट। रैलिस इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन और सीड की कंपनी है। 3 कारण है खरीदने के। पहले तो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत दमदार ग्रोथ कर रहा है, 15% से सीएजीआर ग्रो कर सकता है, एक्सपोर्ट मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है। दूसरा कारण इनका जो सीड का बिजनेस है, सीड का बिजनेस में की फोकस है। खरीफ सीजन चल रही है, खरीफ सीजन में नए प्रोडक्ट्स आएंगे और सीड का बिजनेस बहुत दमदार ग्रो कर सकता है। और तीसरा कारण है केपेक्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। 800 करोड़ के पैसे लगाएंगे 5 सालों में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। बहुत दमदार फाइनेंशियल, दमदार रिटर्न रेशियो और बैलेंस शीट भी दमदार। टाटा ग्रुप की कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन की रैलिस इंडिया 350 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय रैलिस इंडिया पर खरीदारी करने की। रजत सर भी हमारे साथ तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं लॉन्ग टर्म पिक। ठीक है अनिल जी, मेरा लॉन्ग टर्म पिक रहेगा कॉफी डे। कॉफी डे वो डिबैकल के बाद में जब नीचे आया था तो उसके बाद 2 साल कंसोलिडेट किया है 24 से लेके 45 के बीच में। अभी यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की संभावना मुझको दिख रहा है और पूरा 2021 का
अगर आपने वीकली चार्ट पे देखेंगे तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि काफी एक्यूमुलेशन नीचे की तरफ पे हो रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एटलीस्ट देयर विल बी इसमें एक पुल बैक रैली होने की गुंजाइश है, और वो मीडियम टर्म के लिए तो रहेगा ही, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी मूवमेंट देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसमें एक गैप छोड़ा है 89 के आसपास से, 89 से 100 के ऊपर का एक फाइनल गैप है, वहां तक मैं प्रोजेक्ट करके एक साल के लिए 29 रुपया का स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस लगा के कॉफी डे रिकमेंड कर रहा हूं। टारगेट प्राइस 89, स्टॉप लॉस 29 ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस। ओके, तो ये राय आपके लिए कॉफी डे में खरीदारी करने की आपके लिए। आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। जी अनिल जी खरीद कर चलना है बजाज फिनेंस का 7000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 227 के आसपास मिल रहा है जनवरी सीरीज का। मुझे ऐसा लग रहा है बजाज फिनेंस में एक अच्छा अप मूव यहां से देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो टारगेट अनिल जी फर्स्ट निकल कर आ रहे हैं वो है 284 एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 302। 284, 302 ये जो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है। एंड नीचे में जो अनिल जी स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना रहेगा वो है 183 का। बजाज फिनेंस अनिल जी जो हिसाब से 2-3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, जहां से जो हिसाब से उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ एक बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा फॉल हमें देखने मिल रहा है बजाज फिनेंस में उसका एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ऑन दी अपसाइड देखने मिलेगा, लगभग 7200 से लेकर 7300 तक। इसलिए 7000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो बजाज फाइनेंस का 7000 का कॉल ऑप्शन करें। आजकल थोड़ा किरण जी पीछे रह जाते हैं, पूना वाले सारे स्टॉक दूसरे लोग रिकमेंड करते जा रहे हैं। करेक्ट, जैसे कि पूना वाला फिनकॉप कल किसने किया था, किरण जी पीछे रह गए। आज बजाज फाइनेंस हो गया। किरण जी जोर लगाओ थोड़ा, बजाज फाइनेंस। लेकिन रिकमेंड कोई भी करे चेहरे पर स्माइल आ जाती। किरण जी समझते मेरा ही स्टॉक है। ओके, तो चलिए यहां पर खरीदारी करने के आए ऑप्शंस के जरिए इस वक्त आती हुई। आइए, एक तगड़ी रिसर्च आपके सामने रखते हैं, और आप इस रिसर्च पे सर मैं आपसे राय लूंगा बग्गा साहब, तो आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। कुशल हमारे साथ रिसर्च लेकर आए, और हम कल ही बात कर रहे थे हमारे दर्शकों को कि हम आपके सामने एक इतनी बढ़िया बेहतरीन रिसर्च लेकर आने वाले हैं, जिसमें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको एक बड़ा डायरेक्शन मिलेगा कि कहां आपके लिए निवेश का एक बढ़िया मौका बन सकता है। तो आईटी कंपनियों पर एक तगड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए सर। यहां पर बाईबैक हमेशा जो है आईटी कंपनियों पर हम देखते हैं कि बाईबैक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहता है, और वो इसलिए भी रहता है क्योंकि कंपनी कैश ही इतना जनरेट करती है। इनफैक्ट जो 5 फ्रंटलाइन आईटी कंपनियां हैं वहां पर जबरदस्त कैश जो है हमें देखने को मिल रहा है। और कैश ऑन बुक्स की भी हम बात करेंगे, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो पर बहुत काफी बड़ा कैश ऑन बुक्स है। साथ ही एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के पास भी आपको भरपूर कैश के मौके मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो 5 कंपनियों के पास कुल 1,30,000 करोड़ रुपए का कैश है। अब यहां पर ये कैश कहां से जनरेट हो रहा है? आप देखिए कंपनी की जो फ्री कैश फ्लोज हैं पिछले 3 सालों में लगभग 2.2 लाख करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी, इनफैक्ट ये 5 कंपनियों ने मिलाकर जनरेट किया है। तो अपने आप में काफी बड़ा क्वांटम ऑफ कैश जो है ये जनरेट करते हैं लगातार। आप देखिए 20 से 25% के रिटर्न्स यहां पर लगातार इनको देखने को मिलते हैं, जिस तरह के मार्जिन पर ये काम करते हैं। और इसी वजह से आप देखिए यहां पर जो कैश ऑन बुक्स है कंपनियों के पास, वो डेफिनेटली इनको काफी ज्यादा लेग अप देते हैं आगे चलकर ये जो बाईबैक्स है वो करने के लिए। अब बाईबैक कहां कितने अभी तक हुए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जिसमें आप देखिए टीसीएस यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अब तक रही है। 3 बाईबैक्स 2017, 18 और 2020 में होते हुए दिखे हैं। साथ ही विप्रो यहां पर भी ऑलमोस्ट अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए का बाईबैक करीबन इन्होंने किया है 2017, 19 और 20 में। और साथ ही एचसीएल टेक यहां पर 2 बाईबैक्स हुए हैं। इनफैक्ट 2017 ऑनवर्ड्स हम ये ट्रेंड ट्रैक कर रहे हैं, और इन्फोसिस यहां पर भी 2 बाईबैक्स होते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आईटी कंपनियों के बाईबैक में ऑलमोस्ट जो भी इनका कैश ऑन बुक्स है उसका 30% औसतन हमने एवरेज निकाला है कि ये जो कैश का इस्तेमाल जो है बाईबैक में करते हैं। इनफैक्ट जो प्रीवियस जितने भी अब 2017 ऑनवर्ड्स बाईबैक्स हुए हैं वहां पर हमने परसेंटेज ऑफ कैश यूज्ड इन बाईबैक जो है 30% ऑन एन एवरेज निकाला है। इनफैक्ट FY23 यानी आने वाले समय में आप देखिए यहां पर लगभग हम अनुमान कर रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए का बाईबैक का अनुमान है। इसमें
टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, ये 3 कंपनियां का सबसे संभावित है कि यहां पर बायबैक हो सकता है। और 2017 से लेकर अब तक 5 कंपनियों में लगभग 1.1 लाख करोड़ का बायबैक जो है इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। तो काफी बड़ी कैश पाइल है और इसका सबसे बढ़िया और बेहतरीन यूज जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वो बायबैक्स में करती हुई नजर आती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो बायबैक पर अब कितना खर्च होगा। सबसे पहले आप देखिए टीसीएस, यहां पर पिछले 3 जो बायबैक्स हुए हैं 16,000 करोड़ रुपए के बायबैक लगातार ये करते हुए आ रहे हैं। और इस बारी भी हमने जो औसतन परसेंटेज ऑफ कैश यूज्ड इन बायबैक निकाला था 30% का, यहां पर पिछले 3 बायबैक्स टीसीएस को जो हुए हैं हम निकाल रहे हैं औसतन 30 से 35% ही यहां पर भी होता हुआ दिखेगा। कैश ऑन बुक्स एज ऑन सितंबर आप देखिए लगभग 50,000 करोड़ का है और यहां पर ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक हम यहां पर अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही इन्फोसिस, यहां पर ऑलमोस्ट परसेंटेज ऑफ कैश यूज्ड 40% की एक्सपेक्टेशंस है। कैश ऑन बुक्स 23,000 करोड़ रुपए का है और 8,500 करोड़ रुपए का बायबैक हम इन्फोसिस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अंत में आप विप्रो को देखें तो लगभग 6800 करोड़ रुपए का यहां पर भी बायबैक का हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस जो है परसेंटेज ऑफ कैश यूज्ड अगर आप देखें ऑन एन एवरेज 20 से 25% का रहा है और कैश ऑन बुक्स लगभग 32,000 करोड़ रुपए का है। तो ओवरऑल अगर आप देखें जो हमने कैलकुलेशन की है, इनफैक्ट ये हम देख रहे थे रिसर्च में, तो करीबन 16,000 करोड़ टीसीएस का और सेकंड हाईएस्ट इन्फोसिस का करीबन 9,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। 40,000 करोड़ के बायबैक 100% आईटी 2022 में अगर आपको सेफ्टी चाहिए जी तो यही है, यही है। और 16,000 करोड़ के 3 बायबैक किए, अब की जो बायबैक आएगा टीसीएस का वही 15-16,000 करोड़ का होगा अकेला, 3 बायबैक के बराबर का होगा। पिछले 3 बायबैक मिलाकर 16,000 करोड़ के है ना, या पिछला बायबैक है सर 2017, 18 और 20 टीसीएस तीनों बार ही 16,000 करोड़, तीनों बार 16,000 के है, यानी हर बार 15-16,000 करोड़ का कर रहे हैं। और इस बार भी इतना कैश है, 50,000 करोड़ पड़ा है, 1/3 अगर करते हैं तो हो गया 15 से 20,000 करोड़ का बायबैक। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं टीसीएस के मामले में, जब बायबैक किया है, बायबैक के पहले ही उसके ऊपर स्टॉक निकल गया। एग्जैक्टली। और हमेशा बायबैक जो किया है 15-20%, मिनिमम 10% तो प्रीमियम रही है। तो आराम से 4,000 रुपए के नीचे बायबैक होगा ये तो भूल ही जाओ आप। बायबैक होगा तो 4,000 प्लस पे ही होगा। और 2022 वाले साल में अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो सिर्फ आईटी शेयर में कम बढ़ेंगे, कम घटेंगे, लेकिन आपको सेफ्टी, और उनमें नंबर 1 पिक अगर आपको ले रहा है तो टीसीएस है। टीसीएस सबसे ज्यादा सेफ्टी के हिसाब से। बायबैक का क्वेश्चन है, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा ये पता नहीं, आए नहीं आए बुक्स में तो है ना, बुक्स में तो है, वो सबको दिख ही रहा है ना, कैश पड़ा है 50,000 करोड़, अगर आ जाए तो आपके लिए लॉटरी, नहीं आया तो भी आपको वो क्वेश्चन दे रहा है। तो पहली चीज तो टीसीएस है। और वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखेंगे नंबर 1 पिक है एचसीएल टेक। निफ्टी के सारे जो आईटी स्टॉक है 5 या 6 जो भी हैं, उनमें सबसे बेस्ट वैल्यूएशन के लिहाज से मिड कैप कंपनी के वैल्यूएशन पे एचसीएल टेक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। सो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको टेक महिंद्रा पसंद है, टेक महिंद्रा अच्छा है, विप्रो, इन्फोसिस तीनों बीच में आपके फिट होते हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये 3 पहले, उसके बाद विप्रो और इन्फोसिस, मैं इस क्रम में रखूंगा। लेकिन ये बहुत ही तगड़ी रिसर्च है जो बैलेंस शीट और इन्वेस्टर्स के काम की है। अब आपको 2 चीज करनी है, अगर आपको एकदम सेफ चलना है कि भाई मैं एफडी से डबल रिटर्न आया उसमें संतुष्ट हूं, तो आपके लिए कोई भी ये 5 स्टॉक हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मिड कैप आईटी कंपनी में जाइए, वहां बायबैक नहीं आएंगे लेकिन परफॉर्मेंस आ जाएगी। इसी पर एक बार राय ली जाए बग्गा साहब से। बग्गा साहब बताएं सर, क्या कहेंगे आप? बहुत बेहतरीन रिसर्च है अनिल जी, और इसमें 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखिए अब जो इकोनॉमी जिस तरह से डिजिटाइज हो रही है, ऑटोमेट हो रही है, तो कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। तो पहला जब ऑयल जिसके पास था वो मिडिल ईस्ट और ये सारी कंट्रीज इतनी खुशहाल हो गई, अब कहा जा रहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और इसके आगे अब जो पिछले कुछ हफ्तों से एक और ट्रेंड चला है कि जो भारत का टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लोग कंपेयर कर रहे हैं कि सऊदी अरब का जो तेल एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पहुंच गया है, और ये बढ़ेगा अनिल जी। तो बहुत ये ईएसटी वाइज भी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, काफी सेक्टर्स में लोग ईएसटी वाइज नहीं डाल सकते पैसे। दूसरा ये बायबैक्स जो आपने कहा, बायबैक से क्या होता है, एक तो हमें पसंद नहीं है जब कैश इतना बढ़ जाता है कंपनी के बैलेंस शीट में,
जब हम अपने फंड मैनेजमेंट डेज में कंपनियों से मिलते थे तो यही कहते थे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी घट रहा है क्योंकि आप 5-6% इसमें कमा रहे हैं और धंधे में पैसा लगाएं तो आप 50% बना लेते हैं, तो क्यों आपने ये रखा हुआ है, या मुझे लौटा दीजिए अगर आपके पास कुछ विकल्प नहीं है, या कुछ खरीदिए या इसको इन्वेस्ट करिए। तो ये हर वक्त इन्वेस्टर इसको प्रोत्साहन करते हैं जब आपके पास विकल्प नहीं है। अब वॉरेन बफेट देखिए 141 बिलियन डॉलर्स पे बैठे हुए हैं कैश पे, वो भी इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने भी बायबैक शुरू किया पिछले 2 साल से। अभी तक कभी वो बायबैक नहीं करते थे, अब 15-20 बिलियन डॉलर्स का वो साल का बायबैक कर रहे हैं। अमेरिका में देखिए इस साल के जब आपने सोचा कि भाई संक्रमण है क्या है, 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स का बायबैक हुआ अमेरिका में, 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये तो ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड है, बढ़ती रहेगी। जो कैश इतना थ्रो आउट कर रही है कंपनी, अगर वो नई कंपनियां नहीं खरीदेंगे तो वो रिटर्न करेंगे, और इतने हाई वैल्यूएशन पे उनको नई कंपनियां खरीदनी नहीं है। और जो विप्रो और एचसीएल टेक ने स्पेशली बहुत अच्छा दिखाया है, जो उन्होंने मर्जर्स किए हैं, कंपनियां खरीदी हैं। आप ओरेकल देखिए, 29 बिलियन डॉलर की एक हेल्थ टेक की कंपनी उन्होंने खरीदी, पिछले हफ्ते ही ये खबर आई। तो इस तरह का मैं कहूंगा या तो आप कुछ खरीदिए जो आपको वैल्यू ऐड करे, नहीं तो ये निकाल दीजिए, क्योंकि 3 से 5% आपका बन रहा है, टैक्स काट के कुछ नहीं बन रहा है। तो निवेशक के हित में नहीं है इतना सारा कैश होल्ड करना जब आपको कैश की जरूरत नहीं है और इतनी विजिबिलिटी है। तो ये कैश जनरेशन बना रहेगा, टेक्नोलॉजी कंपनियां बढ़ेंगी। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, जो मिड कैप है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। बड़ी कंपनियां क्योंकि साइज है, परसेंटेज वाइज उतना नहीं बढ़ेंगी, बट ये फिर बढ़ेंगी और ये सेफ्टी इनमें है। बिल्कुल सहमत हूं आपसे। तो बारबेल स्ट्रैटेजी आप बनाइए, डोमेस्टिक साइक्लिकल रखिए, बैंक्स, रियल एस्टेट, ऑटो, ये सब कंपनियां दौड़ेंगी जब डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ती है। और दूसरी तरफ आप ये इंटरनेशनल के लिए आपको रुपए के अगेंस्ट भी एक हेज देता है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से मिलता है, और साथ में बहुत डिफेंसिव सेक्टर है क्योंकि साइज इनका इतना है, प्राइसिंग पावर है, और ऑर्डर ही ऑर्डर आते जा रहे हैं। एक्सेंचुअर का 22% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा तो हमारा पूरा सेक्टर री-रेट हो गया। अब 15 जनवरी से जब ये रिजल्ट आने शुरू होते हैं, एकदम से हो सकता है कि ये सेक्टर एक बहुत और अगला री-रेटिंग का कैंडिडेट बन जाए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे आईटी कंपनियों पर दमदार रिसर्च हमारी टीम की तरफ से, और बग्गा साहब की तरफ से भी राय आती हुई दिख रही है, और स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आपको दिख रहे हैं। धन्यवाद बग्गा साहब हमारे समय निकालने के लिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी नए साल में भी, और फिर एबीएफ ग्लोबल मार्केट व्यू में करना ही है नए साल में। तो एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको पूरे परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में जल्दी मुलाकात करेंगे। आइए वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक का। रजत सर बताएं आपकी पोजिशनल पिक। नहीं जी, पोजिशनल पिक्स मेरा बिरला केबल है। बिरला केबल ये रेंज बाउंड काउंटर था करीबन अगस्त के महीना से, जब इसमें गिरावट आया था 125 के आसपास, करीब 70 रुपया तक तरफा गिरावट के बाद में ये रेंज बाउंड मोड में था। रेंज बाउंड मोड में ये 70 से 100 के बीच में ऊपर जाते थे, फिर नीचे आते थे। अभी ये ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट की, मेरा टारगेट है 108 पहला टारगेट, और उसके बाद में 109। बिरला केबल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय रजत सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। और इस बीच एक अच्छी खबर भारत की शुगर कंपनियों के लिए आती हुई दिख रही है, और वो ये कि टर्की से जो कुछ भी शुगर एक्सपोर्ट की जाती है पूरी दुनिया भर को, उस पर रोक लगा दी गई है। शुगर के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर, भाई आपको पता है अपने यहाँ 3-4 रुपए शुगर के दाम बढ़ गए रिसेंटली। हाँ, चुपचाप पता ही नहीं चला। तो इसलिए अब दुनिया भर में जो शुगर के दाम फिर से बढ़ रहे हैं, उसके चलते हुए टर्की ने अपने जो भी एक्सपोर्ट है उस पर तुरंत रोक लगा दी है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनियां शुगर एक्सपोर्ट करती है उनके लिए मौके ज्यादा बनेंगे। तो उस लिहाज से हमारे यहाँ की शुगर कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, चाहे वो बलरामपुर हो, धामपुर हो, द्वारिकेश हो, ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। तो शुगर कंपनियों के लिए बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है, और शुगर शेयर बार बार लगातार हमारे एक्सपर्ट्स पसंद कर ही रहे हैं। कल से बलरामपुर चीनी वायदा कारोबार में आने की भी तैयारी में, तो उनकी रिसर्च भी कमाल करती हुई दिख रही है कि किस तरह से वायदा कारोबार में आने के पहले शेयर मजबूत दिखते हैं। तो बलरामपुर चीनी मजबूत दिख रहा है। सरावगी साहब बताएं बलरामपुर चीनी पर अपनी राय।
अरे जी देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट है और जिस तरह का ब्रेकआउट मैंने और राकेश जी ने इस पर लगभग 2 दिन पहले इस पर खरीदारी की राय दी थी, वहां से स्टॉक ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लगातार तेजी दिख रही है और मुझे लगता है अनिल जी अभी भी अपसाइड बाकी है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो 385 390 से पहले रुकने वाला नहीं है, तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। F&O में शुमार के बाद भी तेजी बनी रहेगी और मुझे लगता है 385 390 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 385 390 के टारगेट के लिए बलरामपुर चीनी में करें खरीदारी। द्वारिकेश और धामपुर शुगर से तो सिमी जी की याद आती है, सिमी जी का फेवरेट स्टॉक है, लेकिन द्वारिकेश एक बार ये स्टॉक भी है जो मजबूत स्टॉक दिख रहा है। द्वारिकेश और धामपुर दोनों के चार्ट पर सुमित जी राय दीजिए। अनिल जी द्वारिकेश तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं कि द्वारिकेश के तेजी के द्वार खुल चुके हैं और ये स्टॉक अच्छा तेजी के अंदर आ चुका है। द्वारिकेश पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्टॉक मुझे लगता है ऊपर में 80 रुपए का लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में दिखाएगा ही, और एक बार 80 रुपए का लेवल ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर देता है तो फिर ये स्टॉक के अंदर 3 डिजिट में आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। कुछ द्वारिकेश के अंदर पोजिशन होल्ड करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, शुगर के स्टॉक्स में अच्छी मिठास आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए द्वारिक शुगर पर आए, और द्वारिका शुगर अब मुझे याद आया, द्वार खुलने की बात कही थी और बिल्कुल सही याद आ गया उससे। और सेठी साहब और जैन साहब दोनों का भी फेवरेट स्टॉक किया, हमेशा से रहा है। आइए रजिस्टर से एक बार जल्दी से उनकी शॉर्ट टर्म पिक भी ले लें, क्योंकि रजिस्टर को आज 10:30 बजे जाना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है रजिस्टर की, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। न्यू ईयर के प्लान भी होंगे, तो रजिस्टर पहले जाने से पहले जल्दी से सर शॉर्ट टर्म पिक बता दें। देखिए मेरा शॉर्ट टर्म पिक है प्लास्टिक का सिग्नेट इंडस्ट्रीज। ये सिग्नेट इंडस्ट्रीज जो है इसको मैं मानता हूँ कि ये ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट देने वाले हैं और 55 तक मेरा टारगेट है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 39। सिग्नेट कोई अगर चाहे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस अच्छे होने लग गया है, तो ये ऊपर की तरफ चलेगा ऐसा उम्मीद करके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कोई भी नजरिया समय के नजरिया रख के इसको खरीदारी कीजिए। और आपको, आपकी सभी दर्शकों को, आपकी सभी कलीग, मेरे कलीग, सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर 2022 सब हार्दिक शुभकामनाएं बता रहा हूं। शुक्रिया रजत सर, और आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सर। जाने से पहले एक बार जरा टारगेट फिर से बता देंगे, आई थिंक हमसे मिस हो गया टारगेट सिग्नेट पर सर। सिग्नेट का टारगेट रहेगा 55 और स्टॉप लॉस रहेगा 39। ओके 39 जी, 39 का स्टॉप लॉस, 55 के टारगेट, ये है रजत की राय। आइए हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, वो स्टूडियो में शामिल होंगे, मैं बताऊंगा नहीं, सीधा आप देख लीजिएगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार सिद्धार्थ जी से पूछ लेते उनकी पोजिशनल पिक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। पोजिशनल पिक पे स्टॉक जो है वो घर को एकदम चकाचक बनाने वाला स्टॉक है, ये है कजारिया सेरामिक्स। टाइल सैनिटरी वेयर्स में बहुत बेहतरीन कंपनी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 1700 के करीब के डीलर नेटवर्क है। डोमेस्टिक डिमांड भी दमदार है, करीबन 7 से 9% के आ सकते हैं। 15% का वॉल्यूम ग्रोथ। मैं मानता हूं कि अगर होम डेकोर को, होम को और भी इंप्रूव करना हो तो कजारिया सेरामिक्स सबसे बेस्ट पिक हो सकती है यहाँ पे 1341 के टारगेट के लिए। 1341 के टारगेट के लिए कौन सा है? इंडिया का टाइल्स, क्या बोलते हो? हाँ, अक्षय कुमार इसमें इंडिया का टाइल्स है, क्या बोलते हैं? इनको पता होगा ना, सिद्धार्थ जी ने रिकमेंड किया। सिद्धार्थ जी बताइए अक्षय कुमार क्या कहते हैं इसमें? अक्षय कुमार का तो एग्जैक्ट डायलॉग नहीं पता है, पर ये घर को चकाचक बना देगा। चलिए, तो ये है आपके लिए कजारिया सेरामिक्स खरीदारी करने का है। वैसे 15% ग्रोथ दिखाएगा ये। 50 होता तो मैं सोचा कितना लंबा हो जाता है, 15% में इतना लंबा हो गया। ओके, तो अब बची है एक शॉर्ट टर्म पिक सिद्धार्थ जी की, तो सिद्धार्थ जी से थोड़ी देर में हम शॉर्ट टर्म पिक पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आज हमारे स्टूडियो में लंबे समय बाद मार्केट आउटलुक 2022 स्वागत करते हैं उस खास मेहमान का।